हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मत। आज के सेशन से हम एक और केस स्टडी स्टार्ट करेंगे और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लीव मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस पूरे पोर्शन में हम क्या कवर करेंगे, हम एक लीव मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन बनाएंगे स्क्रैच से। और उसके बाद में हम एक एक प्रोग्राम को, स्क्रीन्स को डिटेल में समझेंगे कि कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसका लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है। और मेन जो प्रॉपर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो पूरा हो रहेगा आई लीव के बेसिस पे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है जो आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस केस स्टडी के लिए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। सो ये कुछ फंक्शनैलिटी है जो आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें पहली फंक्शनैलिटी रहेगी हमारी लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो हम क्या करेंगे, यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे, एक स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे जहाँ से यूज़र दो टाइप के यूज़र के अथॉरिटी के साथ लॉगिन कर सकता है, जैसे एम्प्लॉय और मैनेजर। ठीक है। और जो स्क्रीन हम दे रहे हैं वहाँ पे हम पूरा प्रॉपर डेटा को वैलिडेट करेंगे किसी भी डैशबोर्ड को शो करने से पहले। अगर आपने जैसे एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हो तो आपका वो डेटा वैलिडेट होगा, आपका आईडी पासवर्ड और उसका टाइप। और उसके बाद में ही उसको हम एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। सेम थिंग अगर आप किसी मैनेजर आईडी या मैनेजर के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रहे हो तो आपको एक मैनेजर का डैशबोर्ड प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये था लॉगिन फंक्शनैलिटी के बाद में। सेकंड जो मॉड्यूल आप कह सकते हो वो है हमारे पास एम्प्लॉय डैशबोर्ड। यहाँ क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय डैशबोर्ड को हम प्रॉम्प्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से वो क्या कर सकता है, अपना लीव बैलेंस जो है उसको चेक कर सकता है। मतलब वहाँ पे हम पूरा उसके लीव का बैलेंस का डिटेल देने वाले हैं कि ये उसकी करंट लीव स्टेटस चल रहा है। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जिसका कुछ अर्न लीव का कुछ बैलेंस है, कैजुअल लीव का कुछ बैलेंस है, या जितने लीव्स अभी तक वो ले चुका है उसका एक अमाउंट रहेगा, है ना। तो उस चीज़ को हम पूरा एक स्क्रीन पे एम्प्लॉय को शो कराने वाले हैं उसके लॉग्ड इन आईडी के थ्रू। ठीक है। सेकेंड जो फंक्शनैलिटी हम एम्प्लॉय के लिए प्रोवाइड कराएंगे वो रहेगा कि वो अपने जो एम्प्लॉय है वो दो टाइप की लीव्स को अप्लाई कर सकेगा अपने पोर्टल से, जिसमें से है ईएल अर्न लीव और सीएल कैजुअल लीव। ठीक है। वो भी एक स्पेसिफिक डेट ऑफ रेंज के लिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक डेट के लिए अप्लाई कर पाएगा। हम एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक रेंज उसको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें वो स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर सकता है और वहां से उसके बेसिस पे ही लीव डिडक्ट होगा या ऐड होगा। ठीक है, लीव अप्लाई होगा, है ना। थर्ड जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो रहेगी हमारे पास, जिसमें हम ये एक फीचर है कि जब भी आप किसी डेट रेंज को सेलेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय, तो उस केस में अगर उन डेट रेंज के बीच में वीकेंड्स आ रहे हैं तो हम उसको एक्सक्लूड करने वाले हैं। क्योंकि उस अगर जैसे सपोज आपने फ्राइडे से लेकर मंडे तक का लीव अप्लाई किया तो उस केस में फ्राइडे और मंडे का ही लीव अप्लाई होना चाहिए, सैटरडे संडे उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे हैंडल करेंगे जिसके थ्रू ये वीकेंड्स अवॉइड करेगा। ये था एम्प्लॉय डैशबोर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं मैनेजर डैशबोर्ड में क्या है। तो मैनेजर डैशबोर्ड में क्या होगा, हम एक स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे जहाँ से मैनेजर जो है वो प्रोसेस कर सकता है डेटा किसी भी एम्प्लॉय का। तो जैसे अगर मैनेजर को किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए डेटा अपडेट करना है, लीव बैलेंस अपडेट करना है, तो उस केस में इसी स्क्रीन के थ्रू मैनेजर अपना जो भी एम्प्लॉय का यूज़र आईडी है उसको वहाँ पे पास करेगा, फिर उसको उसकी पूरी डिटेल शो होगी और उसी पोर्टल या उसी स्क्रीन से वो अपना डेट जो एम्प्लॉय का डेटा है उसको अपडेट कर सकता है। ठीक है। और इसके साथ में हम मतलब मैनेजर को ये प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से वो डेटा अपडेट करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के साथ में। तो जैसे ही मैनेजर वहाँ से अपडेट करता है डेटा, तो सेम जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा अपने फाइल्स के अंदर और वो एम्प्लॉय को भी सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये चेंजेस मैनेजर ने इम्प्लीमेंट किए। ठीक है। तो ये तीन मॉड्यूल और तीन फंक्शनैलिटी आप कंसिडर कर सकते हो जिसको हम पूरे इस केस स्टडी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस डेवलपमेंट के लिए कुछ आईएलई कॉन्सेप्ट्स का भी आज यूज़ करेंगे, जैसे मॉड्यूल्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए। इसके थ्रू हम इस अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो ये था पूरा एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब हम इसका देखेंगे कि डेमो, एक डेमो दिखाऊंगा मैं आपको, जो एप्लीकेशन हमने अभी बना रखी है, रेडी है, उसका एक डेमो देखेंगे। और उस डेमो के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप उस पूरी एप्लीकेशन का कोड समझेंगे कि कैसे इसका स्क्रीन डिज़ाइन हो रहा है, कैसे उसके लिए हमने लॉजिक लिखा है। ठीक है। ओके।
तो डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस एप्लीकेशन का एक डेमो दूंगा जो हमने क्रिएट किया है, और जिसको हम पूरा यहाँ पे समझने वाले हैं कि कैसे कैसे उसमें हमने स्क्रीन डिज़ाइनिंग किया, कैसे उसका लॉजिक लिखा, ये पूरा प्रोसेस हम स्क्रैच से समझेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, एक डेमो देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन है, क्या हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ये अपने पूरे जो भी अपन एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें यूज़ में आएंगी। ठीक है, इनको हम एक एक करके भी समझेंगे कैसे, कौन सी चीज़ हमने क्रिएट किया, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पे ये CL प्रोग्राम कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपने लीव मैनेजमेंट सिस्टम को कॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह की एक स्क्रीन मिलेगी जहाँ से आप अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकते हो। तो जैसा हमने देखा था कि हम लॉगिन दो टाइप के यूज़र की तरह कर सकते हैं, पहला एम्प्लॉय और दूसरा मैनेजर। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय वाली आईडी से लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एम्प्लॉय वाली लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके एंटर हिट करूँगा तो मुझे इस तरह से एक एम्प्लॉय डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं F12 लेके वापस से मैं, अब ये मेरा जो है वो मैनेजर आईडी है टैग, तो मैंने यहाँ पे टैग लिख के अपना पासवर्ड पुट करके मैंने एंटर किया, तो उस केस में हमारे को मैनेजर का डैशबोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डैशबोर्ड में, और जो भी हम क्रेडेंशियल यहाँ पे पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे को वो डैशबोर्ड पॉपुलेट होगा। एक चीज़ और हम यहाँ पे चेक करें, हम यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन कर रहे हैं। सपोज अगर किसी ने ऐसे ही कुछ इनवैलिड डेटा डाल दिया तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर मैंने टेस्ट 1 2 3 और पासवर्ड 1 2 3 डाल के एंटर हिट किया तो उस केस में हमारे को एक मैसेज मिलेगा इनवैलिड यूज़र। ठीक है, क्योंकि ये एक वैलिड क्रेडेंशियल नहीं है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे चेक करें, जब भी आपका आईडी पासवर्ड मैच नहीं होगा या कुछ भी इशू होगा, अगर आपका वो सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हमारे को ये इनवैलिड यूज़र का नेम मिलेगा, मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ वापस से कस्टमर आईडी से, मीन्स सॉरी एम्प्लॉय आईडी से। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय पासवर्ड डाल दिया, एंटर हिट किया, तो अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय डैशबोर्ड मिल गया। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय डैशबोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, आप देखोगे जैसे मैंने जिस यूज़र आईडी से लॉगिन किया है वो है शर्मित, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एम्प्लॉय आईडी मुझे शो हो रही है, लीव अवेल अभी तक इसने कितना लीव अवेल किया है वो यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है, अर्न लीव का बैलेंस शो कर रहा है, कैजुअल लीव का शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या डेट रेंज डाल के एक लीव भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अभी मान लो 25 के लिए लीव अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा 2023 4 अप्रैल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 25। ठीक है, और मुझे सिर्फ इसी डेट के लिए अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम डेट यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा। और टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे अर्न लीव से लीव डिडक्ट करवाना है तो मैं अर्न लीव सेलेक्ट करके एंटर हिट करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे लीव बैलेंस जो है वो डिडक्ट हो चुका है और लीव अवेल्ड में 11 हो चुकी है, क्योंकि अब मैंने एक और लीव यहाँ से ले ली। ठीक है, अब हम एक और केस देखते हैं। जैसे अगर आपको मैं डेट बताऊं, सपोज हमने डेट 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक के लिए यहाँ पे डेट रेंज मेंशन किया, तो मैं इसको डाल देता हूँ 2023 04 21 ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखोगे तो 21 से 24 तक के लिए हमने डेट अप्लाई किया, जिसमें से 22 और 23 जो है वो वीकेंड है, सैटरडे संडे। ठीक है, तो उस केस में क्या हमारे को ये दोनों डेज को एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि इस पे लीव अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 दिन की लीव होगी। बट यूजर ने क्या किया, डेट रेंज डाला है 21 से 24 तक, तो उसको हम हैंडल कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया मैंने CL, इस टाइम हम क्या करेंगे, CL से लीव डिडक्ट करना चाह रहे हैं या CL के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे बैलेंस जो डिडक्ट हुआ वो हुआ सिर्फ 2 डेज का। हमने 4 डेज के लिए डाला था डेट रेंज 21 से 24, बट इसने डिडक्ट किया खाली 2 डेज का, वो इसलिए क्योंकि ये वीकेंड को एक्सक्लूड कर रहा है। और लीव अवेल्ड में भी आप देखोगे तो वो लीव अवेल्ड ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन वर्क करता है। साथ में हम यहाँ पे वैलिडेशन भी कर रहे हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पे ब्लैंक पे एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को मैसेज मिलेगा इनवैलिड फ्रॉम डेट। अगर मैं कुछ भी ऐसे रैंडम डेट डाल के एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे इनवैलिड फ्रॉम डेट। अगर फ्रॉम डेट मैंने करेक्ट डाल दिया और टू डेट नहीं डाला तो वहाँ पे मुझे टू डेट के लिए मिलेगा कि टू डेट इज़ नॉट करेक्ट। अगर मैं 23 4 25 ये मैंने डेट अगर इसमें टू डेट में डाल के एंटर हिट करता हूँ तो उस केस में यहाँ पे एक मैसेज भी मिल रहा है हमें कि प्लीज़ सेलेक्ट लीव टाइप, क्योंकि अभी हमने लीव टाइप को सिलेक्ट नहीं किया है ना। तो यहाँ से आप लीव टाइप जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे आपको ये मैसेज मिलेगा, और जैसे ही लीव टाइप आप सिलेक्ट कर दोगे
तो वो जो लीव है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे देखो आप, ये अर्न लीव चेंज हो गया 8 और यहाँ पे लीव अवेल्ड भी चेंज हो चुका है। तो ये था एक एम्प्लॉय का डैशबोर्ड जहाँ से एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक डेट ऑफ रेंज के लिए लीव अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन की प्रोवाइड करी है F3 एग्जिट के लिए और F12 कैंसिल के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल प्रेस करता हूँ। ये पोर्शन था एम्प्लॉय के लिए। अब हम देखते हैं मैनेजर साइड कि मैनेजर साइड में हम क्या फंक्शनलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लॉग इन करूँगा मैनेजर आईडी से। तो मैनेजर को यहाँ पे हम एक यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पुट करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी के लिए पुट किया शर्मित और मैंने एंटर हिट कर दिया। तो उस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी मैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लेटेस्ट डेटा है उसको यहाँ शो करेगा। जैसे आप देखोगे अर्न लीव यहाँ पे 8 है, अभी हमने अप्लाई किया था। कैजुअल लीव 8 है, लीव्स अवेल्ड 14 है। अगर सपोज किसी ने रिक्वेस्ट किया कि बाय मिस्टेक कोई लीव अपडेट हुआ, हमारे को उसको रिवर्ट करना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस को अपडेट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको 10 कर दिया, वापस से यहाँ 10 कर दिया और लीव अवेल में भी मैंने 10 कर दिया। इतना करने के बाद में मैं जैसे ही F6 प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेंशन है प्रेस F6 फॉर अपडेट डेटा। मैं F6 प्रेस करूँगा तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको F12 करता हूँ। अब जब भी यूज़र नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा या डेटा जब भी वो दिखेगा तो उसको यहाँ पे अपडेटेड बैलेंस दिखेगा। अब वापस से यहाँ पे लीव्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजर के पास एक अथॉरिटी रहती है जिसके थ्रू वो अपने जो एम्प्लॉय है उनका डेटा जो डेटा है वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डैशबोर्ड का फंक्शनैलिटी रहेगा मैनेजर साइड के लिए। तो इस तरह से हम एक पूरी ये जो एंटायर एप्लीकेशन है इसको डिज़ाइन करेंगे। इसका एक एक स्टेप देखेंगे कि कैसे इसका स्क्रीन डिज़ाइनिंग क्या किया है हमने, कौन सा हेडर हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फुटर है, और बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो सारी हम इस पूरे प्रोसेस में कवर करेंगे। और जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन ख़त्म होगा, पूरा केस स्टडी कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा कि किस तरह से एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। ओके, तो अब हम हमारे एप्लीकेशन की एक एक करके पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से हम स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह से लॉजिक लिख रहे हैं। तो इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे लॉगिन की स्क्रीन डिज़ाइनिंग। तो मैं पहले कॉल करके आपको वापस से एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ, फिर हम उसका डिज़ाइनिंग पार्ट कवर करेंगे। तो कुछ इस तरह से अपना स्क्रीन दिखता है लॉगिन के लिए, जहाँ पे हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ देखोगे यहाँ पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्ट नॉन डिस्प्लेड फील्ड है ना। तो यहाँ पे जो भी यूज़र पासवर्ड डालेगा वो इजीली स्क्रीन पे शो नहीं होगा क्योंकि वो हमने नॉन डिस्प्ले सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्रीन कैसे डिज़ाइन होती है, कैसे हम यहाँ पे ये फील्ड्स डिसाइड करते हैं, ये लाइन किस तरह से आ रही है, ये सब हम इस पोर्शन में अब देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिस्प्ले फाइल बनाना होगा। तो डिस्प्ले फाइल का मैं एक बार आपको जस्ट एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। F6 प्रेस करना है आपको और यहाँ पे आप इस तरह से कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने अभी के लिए दे दिया टेस्ट DSPF और यहाँ पे फिर अपना टाइप दोगे DSPF डिस्प्ले फाइल के लिए। इसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। तो ये तब करना है जब आप बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हो अपने। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया और एंटर हिट कर दिया। अब इस तरह से आपके पास एक ब्लैंक डिस्प्ले फाइल ओपन हो जाएगी, उसको आप सिंपल सेव कर दो और सेव करने के बाद में आपका इस तरह से एक सोर्स ऐड हो जाएगा टेस्ट DSPF नेम से। अब इस पे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको ऑप्शन 17 लेना होगा। फिर यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को ब्लैंक स्क्रीन ऐड करनी है तो मैं 1 लूँगा। यहाँ पे मैं टेस्ट वापस से लेता हूँ। तो ये एज ए रिकॉर्ड हम टाइप में हमें रिकॉर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, एंटर हिट करना है। तो अब जो भी चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे वो एज ए वो अब आपको स्क्रीन पे वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। सोर्स ऐड कर दिया हमने। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। हम उसको डिस्प्ले फाइल को यूज़ करने वाले हैं जो है लीव MNG60। ठीक है, तो इसमें हमने क्या रखा है, जो सफिक्स है वो रखा है डी, जो डिनोट करेगा कि एक डिस्प्ले फाइल है। इसका टाइप है DSP और इसके जो डिस्क्रिप्शन में है वो हमने लिखा है डिस्प्ले फाइल फॉर लीव मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ऐड हो गया। इसके बाद में आपको ऑप्शन 17 लेना है इस पर और फिर यहाँ से आप ऑप्शन 1 लेके अपना एक पेज ऐड करोगे। तो अभी मैंने एक जो रिकॉर्ड आपको जैसे दिखाया था उस तरह से मैंने ये लॉगिन पेज ऐड किया और उस पर डिज़ाइनिंग की। तो जो डिज़ाइनिंग की वो अब हम देखते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन लोगे 12। ठीक है, पहले आप सिंपल 1 से ऐड कर लोगे, फिर आपको 12 लेना और एंटर हिट करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा स्क्रीन दिखता है लॉगिन वाला।
अब हम इसका एक एक पोर्शन कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे हेडर, तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको एज ए हेडर रेफर करूँगा। ये हमारा हेडर है और लास्ट में जो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है ये हमारा फुटर है और बीच में हम हमारा मेन कंटेंट रखते हैं जो भी है। तो पहले देखते हैं हेडर में हम क्या कर रहे हैं। तो हेडर के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट जब भी आपको इस स्क्रीन पे लिखना है तो आप क्या करोगे, सिंगल कोट के अंदर लिख दोगे टेक्स्ट, ठीक है। और सैम्पल टेक्स्ट अभी मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद में सिंगल कोट क्लोज करके एंटर हिट कर दोगे तो ये अब आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये था एक वे जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज हम देखते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज होगा। तो इसके दो वेज होते हैं। पहला वे मैं आपको बताता हूँ। पहला वे में आपको यहाँ पे सिंपल प्लेस होल्डर, मैं जब भी प्लेस होल्डर बोलूँ तो आपको जहाँ भी आपकी फील्ड है उससे एक प्लेस पहले अपने कर्सर को रखना है और एस्ट्रिक प्रेस करके एंटर हिट करना है। अब यहाँ से आप जाओगे कलर्स वाले ऑप्शन पे और एंटर हिट कर दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कलर वाला लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वो सिंपल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी के लिए अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ रेड, तो मैं रेड पे 1 करके एंटर हिट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो अब रेड में चेंज हो गया। ये था कलर चेंज करने का वे। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। एक और मेथड होता है यहाँ पे। जैसे मैं इसका पहले वापस से कलर हटा देता हूँ क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी कोई कलर लिया है तो वो मेथड वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी कोई कलर सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर पे कर्सर रखेंगे, सी प्रेस करेंगे और जो भी कलर आपको चाहिए उसका पहला वर्ड यहाँ लिख दोगे, मीन्स पहला लेटर। तो जैसे वाइट है तो डब्लू, मैं इसको ओवरलैप करते हुए डब्लू लिखूंगा और एंटर हिट करूंगा तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड है। पहला स्ट्रिक्ट जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपने पहले से कोई कलर सेट नहीं किया हुआ तो उस केस में आप CW CR इस तरह से यूज कर सकते हो। सी आप रखोगे प्लेस होल्डर पोजिशन पे और डब्लू या जो भी कलर का फर्स्ट लेटर है वो आप रखोगे ओवरलैप करते हुए अपने फील्ड पे, ठीक है। ये हमने एज ए लेबल यहाँ पे डिफाइन किया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, डिस्प्ले फाइल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस और डिलीट बटन प्रेस नहीं करना। किसी भी कंडीशन में आपको ये दोनों बटन प्रेस नहीं करने। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ये प्रेस करोगे तो आपका जो पूरा स्क्रीन डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका जो सब फाइल है वो मतलब मीन्स जो आप स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं बनेगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो जब भी आप इस पे टेक्स्ट या कुछ भी डिजाइनिंग कर रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको बैक स्पेस और डिलीट बटन प्रेस नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो भी टेक्स्ट है उससे प्लेस होल्डर पे जाना है, वहाँ पे डी लिखना है और एंटर हिट कर देना है तो ये उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट में और क्या हमारे को देखना होगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी टेक्स्ट, अब मेरे को अगर इसको मूव करना है, जैसे मेरे को यहाँ से यहाँ ना रख के इसको इस जगह पे रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। तो इस पे इस पोजीशन पे रख के एंगुलर ब्रैकेट जितनी टाइम आप प्रेस करोगे उतना शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ तक किया तो और एंटर हिट किया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वो एंगुलर ब्रैकेट ऐड कर दूंगा और एंटर ऐड कर दूंगा तो ये लेफ्ट चला जाएगा। ये था लेफ्ट राइट मूव करने का। अब अगर इसको मूव करना है तो क्या करोगे, आप इसको यहाँ से सिंपल प्रेस करोगे हाइफन और जहाँ भी इसको मूव करना है वहाँ पे आप इक्वल लिख दोगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिख के एंटर किया तो ये मूव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको कॉपी कैसे करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे हाइफन रखना है और जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे डबल इक्वल लगा के एंटर हिट करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। डिलीट के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे डी लिख के एंटर हिट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसमें हमने पूरा टेक्स्ट का देख लिया कि टेक्स्ट कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो अब पूरे आने वाली जो पोर्शन रहेगा उसमें हम जो स्क्रीन डिजाइनिंग करेंगे उसमें टेक्स्ट को अब हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ इसमें कवर कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हेडर में हमने कैसे इसका यूज़ किया। तो हेडर में जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्सचर नाम से टेक्स्ट डाल दिया, एक लीव मैनेजमेंट सिस्टम करके हमने यहाँ पे डाला। अब जैसे अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिक लूँगा यहाँ पे वाई और यहाँ पे कलर हम ले लेंगे 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा 1 पे, येलो पे, ठीक है। फिर हमने ये जो डेट लिखा हुआ है, डेट और कॉलन, ये भी नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे इसको हमने वाइट कलर दे दिया। उसी तरह से टाइम भी हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, उसको वाइट कलर दे दिया। इधर आप देखोगे तो यूज़र और प्रोग्राम भी नॉर्मल टेक्स्ट है वाइट कलर के साथ। अब देखते हैं इन फील्ड्स को कि ये फील्ड्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं डेट टाइम को। तो डेट और टाइम के लिए क्या हमारे को प्रोग्राम से कभी भी डेटा पुट नहीं करना होता। आप सिंपली क्या करोगे, स्टार्ट डेट लिखोगे और एंटर हिट कर दोगे तो इस तरह से आपके पास डेट की फील्ड आ जाएगी। ये ऑटो सिस्टम पॉपुलेटेड होता है।
उसी तरह से स्टार टाइम भी कर सकते हो और उसी तरह से स्टार यूज़र भी कर सकते हो। तो ये जो 3 वैल्यू है ये आपको फंक्शन से ही मिल जाएगी, स्टार डेट, स्टार टाइम और स्टार यूज़र। फील्ड्स आ गई, इनको मूवमेंट आपको मैंने बताया कि आप एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको कहीं ब्लैंक स्पेस पे ऐड करके और फिर जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था 3 फील्ड्स का, डेट, टाइम और यूज़र। इसमें आपको कोई भी वैल्यू प्रोग्राम से पॉपुलेट नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ वैल्यू जो है प्रोग्राम, ये क्या है, ये एक आउटपुट फील्ड है। तो अब हम देखते हैं कि फील्ड्स कैसे डिक्लेयर होता है स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। पहला हम देखते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो जब भी आपको इनपुट स्ट्रिंग के लिए फील्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, प्लस लिखोगे, आई लिखोगे, आई फॉर इनपुट, और पैरेंथेसिस में जितनी भी लेंथ देनी है, जैसे अभी के लिए मैं इसको देता हूँ 5, और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटरेट कर दोगे, तो ये आपकी इनपुट फील्ड बन गई। अगर मेरे को आउटपुट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, प्लस ओ, ये हम स्ट्रिंग के केसेस देख रहे हैं, 5 एंटर, तो ये आउटपुट फील्ड हो गया। उसी तरह से अगर आपको अब बनाना है बोथ मोड में, तो आप क्या करोगे, 5, तो ये बोथ मोड में आ गया। तो इन इसको हमने लेंथ ज़्यादा दिया तो इसने इसको ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है। इसको मैं डिलीट करके वापस से बोथ मोड में 5 पे ही बनाता हूँ। यहाँ पे हम इसको पैरेंथेसिस 5 और यहाँ पे क्लोज करके एंड्रेड का, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे फील्ड्स डिक्लेयर हो गए तो स्ट्रिंग इनपुट में क्या होगा, जब भी यूजर इस फील्ड के थ्रू यूजर सिर्फ इनपुट प्रोवाइड कर सकता है, इसमें यूजर को आउटपुट शो होगा खाली, वहाँ पे वो इनपुट नहीं कर पाएगा। और बोथ में दोनों ऑपरेशन होते हैं, वो इनपुट भी कर सकता है और आउटपुट भी देख सकता है। तो इस तरह से 3 फील्ड बन गई। अब फील्ड बनाने के बाद पहला काम हमारा होता है इसको नेम असाइन करना, क्योंकि आप नेम असाइन नहीं करोगे तो फिर आप प्रोग्राम से इसमें डेटा पुट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर पर क्वेश्चन मार्क लिखोगे और एंटरेट करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे FLD001, ये बाय डिफॉल्ट है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी फील्ड को नेम देते हैं तो उसके आगे प्रीफिक्स रखते हैं, जैसे S1, तो S1 से इंडिकेट होगा कि ये मेरा स्क्रीन 1 का फील्ड है। और यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया S1 नेम, तो ये एज ए S1 नेम कंसिडर होगा। वैसे अगर मैं देता हूँ S1 एज, तो ये S1 एज की तरह कंसिडर होगा, है ना। तो इस तरह से आप अपनी फील्ड्स को नेम दे सकते हो। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और एक चीज़ और है हमारे पास न्यूमेरिक के लिए, वो भी हम देखते हैं कि न्यूमेरिक क्या होता है। न्यूमेरिक के लिए आपको क्या करना है, 3 लेना है इनपुट के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3, ये इनपुट हो गया हमारा, और 6 लेना है आपको आउटपुट के लिए, ये हमारा 6 हो गया आउटपुट। और फिर आपको लेना 9 बोथ के लिए। तो आई होगा इनपुट स्ट्रिंग के केस में, ओ होगा आउटपुट स्ट्रिंग के केस में, और बी होगा बोथ। वैसे ही अगर न्यूमेरिक का देखेंगे तो न्यूमेरिक में 3 होगा इनपुट, 6 होगा आउटपुट और 9 होगा बोथ। सेम यहाँ पे भी आपको जब न्यूमेरिक फील्ड बना रहे हो तो आपको वहाँ पे नेम असाइन करना होगा। तो क्वेश्चन मार्क प्रेस करके टाइप करके सिंपल आप अपना नेम असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक वे था। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ देखोगे जो पासवर्ड का फील्ड है वो हिडन है। तो वो हिडन कैसे, जैसे अगर मैं इस पोजीशन पे आके मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने इसको बनाया था, तो मैं एक कर्सर पहले मूव करके एस्ट्रिक प्रेस करता हूँ, तो ये देखो ये दिख रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने इस पर हिडन एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है, नॉन डिस्प्ले वाला। तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो अगर जैसे मुझे इसको नॉन डिस्प्ले बनाना है तो मैं इस पर एस्ट्रिक करूँगा, एंटर हिट करूँगा और डिस्प्ले एट्रीब्यूट पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं एक ऑप्शन लूँगा नॉन डिस्प्ले। तो नॉन डिस्प्ले पे आपको जस्ट वाई करना है और एंटर हिट करना है। जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आपको नॉन डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसको आप नेम दे सकते हो यहाँ से, जो भी नेम, जैसे अगर इसको PWD दिया मैंने तो ये पासवर्ड की तरह कंसिडर होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम हिडन फील्ड बनाते हैं। और आपको पोजीशन ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे आपने बनाया, तो उससे एक पोजीशन पहले आप जैसे ही एस्ट्रिक लिखोगे तो आपको वापस से दिखेगा और आप उस पर वापस से अपने एट्रीब्यूट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी जो एट्रीब्यूट्स है वो भी हम कवर करेंगे इस पूरे पोर्शन में कि क्या क्या होता है, जैसे जैसे वो स्क्रीन पर हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने देख लिया पूरा फील्ड्स का। तो उसी तरह से हमने क्या किया, हेडर में एक आउटपुट फील्ड बनाई जिसको हमने नेम असाइन किया S1 प्रोग नेम। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम नेम पॉपुलेट करेंगे स्क्रीन से, प्रोग्राम से। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाली लाइन कैसे डिज़ाइन होती है। तो इस लाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक सिंगल कोड स्टार्ट करना है, कुछ स्पेसेस देने हैं, कोड को क्लोज करना है जितनी भी बड़ी आपको लाइन चाहिए और एंटर हिट करना है। उसके बाद में एस्ट्रिक प्रेस करना है, एंटर हिट करना है प्लेस होल्डर पोजीशन पे। यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले एट्रीब्यूट और इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है रिवर्स इमेज।
जैसे रिवर्स इमेज सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक वे है। अगर इसी को मेरे को कॉपी करके दूसरी जगह मूव करना है तो मैं यहाँ पे हाइफन लगा के इक्वल लिख दूंगा, ये मूव हो गया। और कॉपी करना है तो हाइफन और डबल इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये दो लाइन यहाँ पे अपनी डिज़ाइन की है। ये जस्ट एक यूज़र को प्रॉपर यूआई देने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया, बाकी इसका कोई वैसा पर्पस नहीं, जस्ट डिज़ाइन पर्पस के लिए। फिर हमने ये वाला जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल रखा, नॉर्मल कोट्स के अंदर यूज़र नेम कॉलन डाल के एंटर इट किया और उसका कलर चेंज वाइट कर दिया। वैसे ही पासवर्ड का किया। और यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड बनाया अपना। इनपुट फील्ड का नेम देख लेते हैं, S1 यूज़र नेम। वैसे ही जो हिडन फील्ड है, नॉन डिस्प्लेड फील्ड है, उसका भी देखते हैं नेम, उसका है S1 पासवर्ड। तो यहाँ पे S1 इंडिकेट करेगा कि हम ये स्क्रीन फील्ड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमने एक आउटपुट फील्ड बनाया मैसेज के लिए, यहाँ पे सिर्फ मैसेज दिखेंगे। उसका नेम हमने रखा है S1 ERR मैसेज MSG। ठीक है, फिर ये नॉर्मल जो लाइन थी मैंने आपको बताया वैसा ही है। और यहाँ पे आपने एक फुटर के लिए एक इन्फॉर्मेशन डाला F3 इक्वल्स टू एग्जिट। तो जैसे ही यहाँ पे यूज़र F3 प्रेस करेगा वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट है जस्ट, इसका इंडिकेटर हम अलग से सेट करेंगे, वो हम अभी हम देखेंगे। तो ये पूरा हमने डिज़ाइन कवर करा इस स्क्रीन का। अभी देखते हैं इसका इंडिकेटर कैसे सेट करना। तो मैं यहाँ पे F12 करता हूँ। लॉगिन पेज पे 8 ऑप्शन लेंगे, इंडिकेटर में हम लेंगे Y, और यहाँ पे इस तरह से इंडिकेटर आप दोगे CF03 कमांड फंक्शन 03 एग्जिट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे यूज़र F3 प्रेस करेगा तो हम इसको हैंडल करेंगे प्रोग्राम में। अगर ये ऑन होगा तो एग्जिट कर देंगे और ऑफ होगा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉगिन का डिज़ाइनिंग कवर। अब सिंपल आपको इतना करने के बाद आपको अपना प्रोग्राम डिस्प्ले फाइल को कंपाइल करना है 14 से। डिस्प्ले फाइल कंपाइल हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रोग्राम कंपाइल करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया हुआ, एक मैंने CL प्रोग्राम लिखे हुए हैं कंपाइलर और डिबगर नेम से। ये हम जब हमारी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम यूज़ कर रहे हैं इसको। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ किए उसको कंपाइल कर रहा हूँ इसके अंदर। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे जैसे इसकी नीड होगी मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेन ये था कि जब भी आप डिस्प्ले फाइल कंपाइल कर रहे हो तो आपको अपना प्रोग्राम भी कंपाइल करना जहाँ आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो। तो कंपाइल करने के लिए मैं अपने कंपाइलर को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंपाइलर में ही इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है। तो या तो आप, जैसे अगर मान लो लीव मैनेजमेंट सिस्टम R इस प्रोग्राम में है हम, तो आपको सिंपल उसको 15, क्योंकि हम यहाँ पे ILE यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने 15 से इसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, इतना होने के बाद में फिर हम हमारा प्रोग्राम में लॉजिक लिखते हैं जिससे वो स्क्रीन शो होती है, उसमें डेटा पॉपुलेशन होता है, जो भी डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रोसेस होता है। तो मेन जो अभी हमने डिस्कस किया वो था स्क्रीन डिज़ाइनिंग। तो मैं वापस दिखा देता हूँ, इस तरह से आपकी स्क्रीन जो है वो वहाँ पे शो होगी। और जैसे अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट कर रहा तो आप देखोगे इनवैलिड यूज़र आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं करेक्ट ID पासवर्ड डाल दूंगा तो ये मुझे लॉगिन करके देगा। तो यहाँ पे मैंने करेक्ट डाला तो ये लॉगिन हो गया है ना। तो ये चीज़ अब हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारे को एक PF की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि PF के अंदर कुछ डेटा होगा हमारे फाइल में जिसके थ्रू ही हम वैलिडेट कर पाएंगे कि ये जो यूज़र है वो वैलिड है या नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस PF के बारे में और फिर इसका लॉजिक देखेंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे उस फिजिकल फाइल को जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि PF स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है और फिर हम उसको डिज़ाइन करना देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, F6 ही प्रेस करना है वापस से। और जैसे ही आप F6 की प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे आप अपने PF का नेम रख सकते हो, जैसे मैंने अभी के लिए रख दिया टेस्ट PF। अब हम टाइप में क्या रखेंगे, PF। पहले हमने DSPF वाला देखा था, अब हम रख रहे हैं यहाँ पे PF। तो ये क्या करेगा, फिजिकल फाइल क्रिएट करेगा, और यहाँ आप अपना जो भी टेक्स्ट डालना चाहते हो एज ए डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इतना करके आपको सिंपल एंटर हिट करना है और आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह की जो ब्लैंक फाइल ओपन होगी उस पर फिर हम हमारी PF को पूरा उसका DDS राइट करते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको एक्चुअल जो फाइल है उस पर बताऊंगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे PF ऐड हो चुकी है ना। तो इस तरह से हम अपना PF ऐड करते हैं, इसको अब डिलीट करते हैं। और जो एक्चुअल PF है हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो है ये वाली लॉगिन PF। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉगिन फिजिकल फाइल फॉर लॉगिन डिटेल। अब इसको देखते हैं कैसे इसमें हमने डिजाइनिंग किया है DDS को। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हम जब भी कोई फिजिकल फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो अपने को पहले रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम वहाँ पे सेट करना होता है, रिकॉर्ड फॉर्मेट वहाँ पे सेट करना आता है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक लाइन पे कर्सर प्लेस करके F4 प्रेस करना है।
F4 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे नेम टाइप में सिलेक्ट करना आर यहाँ इंडिकेट करेगा रिकॉर्ड फॉर्मेट को, और फिर नेम में आप डालोगे लॉगिन आर। तो आप देखोगे मैंने फाइल का नेम रखा और लास्ट में आर एज अ सफिक्स ऐड किया, वो इसलिए कि जिससे जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे प्रोग्राम में तो आपको वहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा कि ये एक रिकॉर्ड फॉर्मेट है इस फाइल का। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एंटर हिट करना है और फिर हम फील्ड डिजाइन करते हैं। फील्ड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप अपना फील्ड का नेम रखोगे। तो मैंने क्या किया है, जो भी मेरा फाइल है उसको कुछ सफिक्स दिया है, जैसे L_, तो ये लॉगिन फाइल का पीएफ है, तो उसकी फील्ड्स को हम L_ से प्रीफिक्स करेंगे, L_यूजर नेम। ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये आपको कोडिंग करते टाइम प्रॉपर आइडेंटिटी दे देगा कि हाँ ये फील्ड इस पर्टिकुलर फाइल से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे नेम। फिर आपको लेंथ स्पेसिफाई करनी है, लेंथ जो भी आपको लेंथ चाहिए, हमने यहाँ पे रखा 8। जो ध्यान रहे जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो राइट हैंड साइड से असाइन करोगे, अदरवाइज वो एरर देगा। उसके बाद में हम डेटा टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा टाइप के लिए आप यहाँ पे अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ डाउट आता है तो आप उस फील्ड पे कर्सर प्लेस करके F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करते ही वो आपको उसकी पूरी हेल्प इन स्क्रीन ओपन करके देगा, जहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये सभी डेटा टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी हम ए यूज़ कर रहे हैं तो ए का मीनिंग है टाइप ए टू इंडिकेट कैरेक्टर डेटा। ठीक है, तो ऐसे पेज डाउन करोगे तो आपको और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो जो डेटा टाइप हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उतना करने के बाद में आपको क्या करना है, एक फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं COLHDG, जिसका मीनिंग है कॉलम हेडिंग। तो ये क्या करेगा, हमारे जो कॉलम है उसको एक हेडिंग दे देगा। तो अभी हमने हेडिंग दी है इसको यूज़र नेम, क्योंकि फील्ड में तो हम कई बार शॉर्ट में भी लिखते हैं, है ना, तो वो कॉलम हेडिंग में ठीक नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉलम हेडिंग यूज़ करेंगे और वहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉपर उसका नेम। उसी तरह से हमने सेकंड फील्ड डिफाइन किया है, L_password, लेंथ रखा 8, डेटा टाइप रखा एस रहेगा जोन डेसिमल। अगर आप यहाँ पे F1 प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा इंडिकेट जोन डेसिमल डेटा न्यूमेरिक के लिए। ठीक है, और इस न्यूमेरिक वाले केस में हमारे को डेसिमल पोजीशन भी पास करना होगा 0, और कॉलम हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। उसी तरह से हमारे पास यूज़र टाइप है, यूज़र टाइप को हमने 1 कैरेक्टर का रखा है, जिसमें सिर्फ हम फ्लैग रखेंगे कि यूज़र का जो टाइप है वो क्या है ना, फ्लैग वैल्यू रखेंगे। और डेटा टाइप रखा एक कैरेक्टर के लिए, और इसका कॉलम हेडिंग में डाल दिया यूज़र टाइप। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम एक की फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। की फील्ड का पर्पस क्या होता है, अगर आपको इस पीएफ से डेटा यूनिकली एक्सेस करना है तो एक उसकी आइडेंटिटी के लिए हम एक की फील्ड बना देते हैं, जिस जो ये हमारी की वैल्यू होगी तो इसके थ्रू आप इसको एक्सेस करोगे। ऑल्दो अब जब आप SQL RPGLE पे मूव करोगे तो ये चीज़ें हम वहाँ यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली SQL क्वेरी के थ्रू ये सब एक्सेस कर सकते हैं। बट फिर भी हमारे को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम की फील्ड को यहाँ डिफाइन करते हैं। तो उस तरह से हमने की फील्ड यहाँ पे डिफाइन की। की फील्ड के लिए आपको F4 प्रेस करना है, और यहाँ नेम टाइप में आप डालोगे की, के फॉर की, और यहाँ पे जो भी फील्ड को आप अपना की फील्ड बनाना चाहते हो वो आप बनाओगे। जब पीएफ डिजाइन कर रहे हो तो उस टाइम अगर आपके पास ब्लैंक लाइन नहीं है तो आप क्या करोगे, आई लिखोगे, एंटर हिट करोगे और स्पेस करके एंटर हिट कर दोगे। तो ऐसे स्पेस एंटर करते रहोगे तो वो लाइन ऐड कर देगा आपके लिए। और फिर किसी भी लाइन पे F4 प्रेस करोगे तो वो इस तरह से आपको एक ओपन करके देगा, जहाँ आप अपनी ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। ध्यान रहे पोजीशन एज इट इज़ होनी चाहिए, अगर पोजीशन थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो ये प्रोग्राम आपका जो आपका पीएफ है वो कंपाइल नहीं होगा। ये होने के बाद में अगर ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करना तो डी तो ये जितना भी ब्लॉक आएगा इसके बीच में इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आपका पीएफ का स्ट्रक्चर रेडी है। सिंपल आपको फाइल करना है सेव एग्जिट के लिए और फिर उसको कंपाइल करना है। ध्यान रहे अगर आपने पहले से उसको कंपाइल किया हुआ उसमें कुछ डेटा है और अगर आप फिर से उसको कंपाइल करोगे तो आपको वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक अलग ऑप्शन रहता है CHG-PF, जिसके थ्रू हम उसको रिटेन कर सकते हैं। बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पीएफ को जो भी डिसाइड करना है पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद में उसको कभी कंपाइल नहीं करें, उससे आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको कंपाइल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसमें डेटा स्टोर किया हुआ है। उस डेटा को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे RQ करके एंटर करूँगा, एंटर। तो ये कुछ डेटा हमने इसमें स्टोर किया है, शर्मित, पासवर्ड 1 2 3, टाइप ई है, E फॉर एम्प्लॉय, M फॉर मैनेजर और I फॉर इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 रिकॉर्ड यहाँ पे टेस्ट पर्पज़ के लिए डाल दिए। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपके पास 2 वे हैं। आपने पहले वाले सेशंस देखे होंगे जिसमें हमने UPD DTA कमांड का देखा था और STR/SQL से नॉर्मल क्वेरी के थ्रू कैसे डेटा राइट करते हैं वो भी देखा था। ठीक है, तो आप उन्हीं को यूज़ करके डेटा इसमें इंसर्ट कर सकते हो।
तो ये अब हमने देख लिया पीएफ कि एक्चुअल में ये जो पीएफ है इसी को हम यूज़ करेंगे, इसी के डेटा के थ्रू हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र का टाइप क्या है, उसको कौन सा डैशबोर्ड शो करना है, और अगर वो आईडी पासवर्ड डाल रहा है तो वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो एक मैसेज शो करेंगे, अदरवाइज उसको आगे प्रोसीड करने देंगे। ठीक है, तो ये था पूरा पीएफ का स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक आरपीजीएल का प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रैच से मैं बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे ऐड होगा। प्रोग्राम ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले F6 की प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप F6 की प्रेस करोगे तो आपके पास एक इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम का नेम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अभी के लिए टेस्ट ABC। ठीक है, और इसके टाइप में मैंने डाल दिया आरपीजीएल क्योंकि हम एक आरपीजीएल का मेंबर बना रहे हैं। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप डाल के सिंपल एंटर हिट कर दोगे। एंटर हिट करते आपके पास एक ऐसा ब्लैंक फाइल ओपन होगा जहां हम हमारा कोड कर सकते हैं। ठीक है, कोड करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, कुछ लोग फिक्स फॉर्मेट में करते हैं, कुछ मिक्स फॉर्मेट में और कुछ फुली फ्री फॉर्मेट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा कोड को फुली फ्री फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, इतना करने के बाद में आप यहाँ पे कोड लिख के आप सिंपल इसको फाइल करोगे जिससे वो सेव और एग्जिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सोर्स आ गया। तो इस तरह से आपका एक मेंबर ऐड हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम ये वाला यूज़ नहीं करने वाले, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो यूज़ करेंगे। तो ये वाला मेंबर इसी तरह से मैंने ऐड किया था। LEVMNGSR, टाइप है RPGLE, और टेक्स्ट है मेन प्रोग्राम फॉर लीव मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने एक ऑलरेडी क्रिएट किया है सेम प्रोसेस से। अब हम इसमें देखते हैं लॉजिक। तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। लॉजिक से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले जो केस स्टडीज थे वो उस टाइम पे हमने ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की थी, बट अब हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन लॉग को मेंटेन करेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो आप जैसे देखोगे तो राइट साइड पे मैंने कुछ टैगिंग यहाँ पे की हुई है। तो उसका हम पर्पस देखते हैं कि पहले ये पर्पस क्या होता है, टैग क्यों करते हैं हम कोड। आप लोगों ने देखा होगा जो भी आप कोड लिख रहे हो वहाँ पे कुछ डेवलपर जो है वो इस तरह से टैगिंग रखते हैं अपने। जैसे आप देखो यहाँ TS02 है, TS01 है। तो इसका पर्पस क्या होता है? एक्चुअल में इसका पर्पस ये होता है कि जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो कुछ सेट ऑफ लाइंस, जो रिलेटेड सेट ऑफ लाइंस है उसको हम कुछ एक टैग दे देते हैं, जिससे हमारे को ये आइडेंटिफाई रहे कि ये वाला पर्टिकुलर जो चेंज हमने इम्प्लीमेंट किया वो कब किया था। सपोज आपके पास बहुत बड़ा कोड है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन जिसके अंदर है, और उस कोड के अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन डाला और बाद में ये हमें पता चला कि उसकी नीड नहीं थी, हम उसको डिलीट करने वाले हैं। तो उस टाइम पूरे कोड को आप ट्रेवर्स करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें पहले से ही टैगिंग करके रखते हैं। जब भी हमारे को कुछ डिलीशन करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम पर्टिकुलर उस टैग पे मूव कर जाते हैं और वहाँ से हम हमारा मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसको डालने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका अपना अपना। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन लॉग्स डाला और यहाँ पे एक टाइटल डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ डाला लॉगिंग डैशबोर्ड सिलेक्शन, सेकंड है एम्प्लॉय डैशबोर्ड प्रोसेसिंग, और फिर है मैनेजर डैशबोर्ड प्रोसेसिंग। तो लॉगिन डैशबोर्ड सिलेक्शन में हमने टैग डाला है TS01। तो अब जो भी वैल्यूज़ TS01 पे है मेंशन, वो हमारे लॉगिन डैशबोर्ड सिलेक्शन का जो कोड है उससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल ऑप्शन डाला, तो ऐसे अगर मैं शिफ्ट F4 करता जाऊँगा तो मेरे को वो लाइंस दिखाएगा जहाँ पे TS01 के टैग मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम हमारा टैग फॉलो कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। तो अब अगर जैसे मैं इस पोर्शन में हम यही वाला कवर करेंगे कि लॉगिन डैशबोर्ड का सिलेक्शन कैसे होता है, उसका लॉजिक कैसे लिखा है। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं टैग को ही सर्च करूंगा और वन बाय वन हम उस लाइन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कोड है वो जैसे जैसे हम फर्दर फंक्शनैलिटी पे जाएंगे वो आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सा कोड हमने क्यों ऐड किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट F4 कर रहा हूँ पहले टैग पे मूव करने के लिए। ये पहला टैग है, दूसरा टैग। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे हम लाइन नंबर 17 पे क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमने दो यूज़ किए, स्टार नो डिबग और स्टार SRCSTMT। नो डिबग जो है वो इसलिए कि जब भी आप प्रोग्राम को डिबग मोड पे लेते हैं और उस टाइम पे आपको फाइल का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बार बार नहीं दिखाना, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप नो डिबग यूज़ करोगे। SRC STMT हम इस पर्पज से यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी सोर्स में हमारा इशू आता है तो उस टाइम पे हमारे को एग्जैक्ट लाइन मिल जाए कि कहाँ पे वो इशू जनरेट हुआ है। तो ये ऑप्शनल होता है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको हमेशा रखें, इससे आपकी डिबगिंग ईजी रहेगी। तो मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले फाइल को डिक्लेयर किया है।
तो यहाँ पे डिस्प्ले फाइल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, आपको लिखना है DCLF और यहाँ पे डिस्प्ले फाइल का नेम दोगे लीव mngcsd, यहाँ पे वर्क stn ये कीवर्ड है डिस्प्ले फाइल के लिए, और IND हम यहाँ पे यूज़ करें PGM IND से। ये क्या है, ये है इंडिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी आप कोई इंडिकेटर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो तो उस इंडिकेटर में हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं *IN03 *IN012, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आपका कोड बड़ा हो। अभी अगर 2-3 इंडिकेटर ही आप यूज़ करो तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट बहुत सारे इंडिकेटर्स वहाँ हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर का पर्पस क्या है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, और वो मीनिंगफुल नेम देते हैं हम इस INDDDS से। तो अभी कोड के साथ देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो INDDDS के अंदर जो हमने पास किया वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसको हम यहाँ पे पास करें जिसके बेसिस पे ही हम इंडिकेटर्स को नेम देंगे। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम एक फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं। नहीं, फाइल से पहले हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। TS01 के लिए फाइल जो था वो दूसरे टैग का है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो हम अपने लॉजिक में यूज़ करेंगे, जैसे है W यूजर टाइप, W_यूजर टाइप। तो जो भी प्रोग्राम फील्ड वेरिएबल रहेंगे, जो प्रोग्राम वेरिएबल रहेंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे W_ से। ठीक है, ये कैरेक्टर उनका वेरिएबल है। फिर एक हमने बनाया WS1 यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पे हम हमारा PR डिक्लेयर कर रहे हैं। PR का पर्पस क्या होता है, इस लॉजिक में जब हम अपना जो वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए मैं एक प्रोसीजर का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस प्रोसीजर को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए उसको हम पहले उसका PR डिफाइन करते हैं, और PR डिफाइन करने के बाद में आप उस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं PR कैसे डिफाइन किया हमने। तो आपको सिंपली लिखना है DCL PR चेक यूज़र टाइप, ये मेरे प्रोसीजर का नेम है। कैरेक्टर 1 ये रिटर्न करेगा, और दो वैल्यूज़ है वो एज ए इनपुट लेगा, S1 यूज़र नेम और S1 पासवर्ड, और फिर NPR हो जाएगा। इतना करने के बाद में F4 प्रेस करते हैं, TS01 की नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है वो दूसरा है, आप टैग देखोगे TS03, ये जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं वापस से आपको इसको बता दूंगा। तो अभी के लिए हम TS01 पे वापस आ गए। यहाँ पे हमने DCL DS लिखा डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, उसका नेम दिया PGM IND जो इंडिकेट करेगा प्रोग्राम इंडिकेटर को, और फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया अपने इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ करना। तो आप देखोगे एग्जिट, कैंसिल, फ्रॉम डेट RIPC, टू डेट RIPC, अपडेट IND। ठीक है, इसमें से TS01 के लिए देखोगे जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ दो इंडिकेटर TS1 से बिलोंग करते हैं, जो है एग्जिट, कैंसिल। बाकी हम और फंक्शनलिटी भी यूज़ करेंगे, और एक अपडेट इंडिकेटर भी है जो हम TS1 का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप DS डिक्लेयर करके F4 प्रेस करोगे, और अब यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। मेन लॉजिक में अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लिख चेक कर रहे हैं डू व्हाइल एग्जिट ऑफ। अभी तक हम पहले जो प्रोग्राम्स देखे उसमें हम क्या करते थे, *IN03 यहाँ पे लिखते थे, बट अब हमने उसको एक मीनिंगफुल नेम दिया है, इसलिए हम एग्जिट लिख रहे हैं। नेम देने के लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको अपने डिस्प्ले फाइल में भी ऐड करना होगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा लॉजिक डिस्कस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डू व्हाइल जब तक एग्जिट हमारा ऑफ है तब तक हम यहाँ पे स्क्रीन दिखाएंगे। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, S1 प्रोग नेम में प्रोग्राम नेम को हार्ड कोडेड वैल्यू को मूव कर रहे हैं, और फिर EXF कर रहे हैं लॉगिन पेज को। जैसे ही लॉगिन पेज शो होगा उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये S1 वाले जो फील्ड्स थे वो स्क्रीन फील्ड है, तो स्क्रीन फील्ड्स को हम इन वेरिएबल पे मूव करवा रहे हैं, WS1 यूजर नेम और WS1 पासवर्ड, और फिर हम इन दोनों वेरिएबल को अपने प्रोसीजर पे पास कर रहे हैं। तो इसी चेक यूजर टाइप हमारा एक प्रोसीजर है, उसको कॉल कर रहे हैं इन दो पैरामीटर्स के साथ में। तो ये दो पैरामीटर लेके जाएगा, और यहाँ से हमारे को रिटर्न होगा एक W_यूजर टाइप, और उसकी बेसिस पे फिर हम सिलेक्शन करेंगे। तो आप नीचे देखोगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, व्हेन W_यूजर टाइप इज E, तो उस केस में हम रीसेट कर रहे हैं एरर मैसेज को, रीसेट कर रहे हैं फ्रॉम डेट RI। ये जो लॉजिक है वो यहाँ अभी सिलेक्शन वाले पोर्शन तक हमने कवर किया। इसके बाद में ये जो पोर्शन है ये मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। इसका रीज़न ये है कि अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे बनाया है, क्योंकि ये प्रोसीजर ही जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसी के बेसिस पे ये सब सिलेक्शन हो रहा है। तो वापस से मैं TS1 पे चला जाता हूँ। तो TS1 में अगर आप नीचे देखोगे तो सिलेक्शन में हमने पहले E चेक किया, फिर हम चेक करें कि W_यूजर टाइप M है तो हम कॉल करेंगे प्रोसीजर शो MNG को। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरर मैसेज में डाल देंगे इनवैलिड यूज़र, और एंड कर देंगे, एंड डू और INLR को ऑन कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो हमने
TS1 के लिए इम्प्लीमेंट किया। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल हमने टैग डाला, अपने फाइल्स को डिक्लेयर किया। डिस्प्ले फाइल में हमने एक ही चेंज किया यहाँ पे, जस्ट उसमें एक INDDS का यूज़ किया पीजीएम आईडी इंडिकेटर के लिए, पीजीएम इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब आपने देखा कि हम यहाँ पे एक प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, वो हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या वैल्यूज़ ऐसी हम चेक कर रहे हैं, और कैसे उसमें जो मेन लॉजिक है वो प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है वो हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ जिसको आपको वहाँ पे इंक्लूड करना होगा, वो है ये INDAARA, ठीक है। तो इसी के थ्रू आप फिर वो अपना INDDS यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये बहुत मैंडेटरी है, आपको सिंपल डिस्प्ले फाइल में जाना है, और जहाँ पे आपको ये साइज़ लिखा है आप उसके नीचे वाली लाइन पे लिख सकते हो INDDARA, ठीक है। तो इतना करने का, और यहाँ पे ए हम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आप जैसे ही ब्लैंक लाइन पे F4 करोगे तो इस तरह से कुछ ओपन होगा, और यहाँ पे आप अपना इंडिकेटर डाल दोगे INDDARA। तो ये एक प्रोसीजर था, प्रोसेस था जिसके थ्रू हम इंडिकेटर्स को मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने उस प्रोसीजर को लिखा जो वेरीफाई कर रहा है कि यूज़र है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम को क्रिएट किया, उसमें एक बेसिक सा लॉजिक लिखा जिसके अंदर हम एक प्रोसीजर को कॉल कर रहे थे, और उस प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी उसके बेसिस पे हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे। तो अब हम उस प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे बनाया है, ठीक है। तो मैं पहले वापस से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आरपीजीएल में मैं कौन से प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। तो टैग हमने देखा था TS01 के लिए। तो TS01 पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर मिलेगा जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने PR डिफाइन किया था इस प्रोसीजर के लिए। तो इस PR वाले प्रोसीजर को ही अब हम कवर करेंगे कि प्रोसीजर कैसे डिक्लेयर हो रहा है और इसमें क्या क्या ऑप्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर का नाम है चेक यूज़र टाइप, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो सोर्स बनाया है वो है चेक यूज़र नेम से। चेक यूज़र नेम, इसके अंदर जो प्रोसीजर मिलेगा वो फिर हमारे को मिलेगा चेक यूज़र टाइप का। दोनों का नेम हम सेम नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा चेक यूज़र और उसके अंदर रखा चेक यूज़र टाइप। तो ये हमारा वो प्रोसीजर है फॉर चेकिंग लॉगिंग पोर्टल। यहाँ पे आपको Shift F7 प्रेस करना है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे जो टैगिंग चल रही है वो TS01 के लिए ही है, क्योंकि ये सिर्फ TS01 पे ही प्रोसेस करेगा। स्टार स्टार फ्री लगा के हम फुली फ्री फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे पहली लाइन पे हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फाइल हमने जो यहाँ पे डिक्लेयर की है वो है लॉगिन डिस्क कीवर्ड के साथ में। यूजर्स में हमने लिया सिर्फ इनपुट, क्योंकि अभी हम इसको सिर्फ इनपुट मोड पे यूज़ करेंगे, और ये एक कीड फाइल है तो यहाँ पे कीड डाल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ से एक प्रोसीजर स्टार्ट किया। प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं DCL proc PROC, ठीक है। उसके बाद में हम प्रोसीजर का नेम देंगे। ध्यान रहे प्रोसीजर का नेम और आपका जो सोर्स का नेम है वो सेम ना हो, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर भी हो सकता है, बट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आप इसको सेम नहीं रखोगे, ठीक है, वरना वो एरर देगा। अब DCL proc, ये हमारा प्रोसीजर, यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है DCL proc से, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि इस प्रोसीजर को हम बाहर भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसका PI डिफाइन कर रहे हैं। PI क्या इंडिकेट करता है, PI ये बताता है कि ये प्रोसीजर कितने इनपुट लेगा और क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है। यही सेम चीज़ हम प्रोग्राम में भी डिफाइन करते हैं PR की तरह। तो वहाँ पे जस्ट PI की जगह PR हो जाता है, तो उस प्रोग्राम को पता चलता है कि जो हम प्रोसीजर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर हम भेजेंगे और क्या क्या वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो PI तो प्रोग्राम प्रोसीजर के अंदर बताता है कि क्या वो रिसीव कर रहा है, और प्रोग्राम में वो PR इंडिकेट करता है कि क्या क्या हम उस वैल्यू को, क्या क्या वैल्यूज हम उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये लाइन यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रोसीजर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोसीजर एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक सेपरेट प्रोग्राम ही है ना। तो उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं W_यूजर टाइप, जिसका टाइप है कैर और 1। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। फिर हमने मेन लॉजिक में क्या किया, हम चेंज कर रहे हैं S1 यूज़र नेम से। S1 यूज़र नेम क्या है, ये स्क्रीन का फील्ड है। तो जैसे आपने ऊपर देखा, हमने जब फाइल डिक्लेयर किया, इसको यहाँ पे चेंज हमने किया S1 यूज़र नेम से लॉगिन फाइल पे। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट में हम कंडीशन चेक करें कि 1% फाउंड लॉगिन। अगर वहाँ पे
जो जो हमारा रिकॉर्ड है वो लॉगिन फाइल में मिला जिससे हमने चेंज किया है। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एल पासवर्ड। एल पासवर्ड क्या है? ये फाइल फील्ड का पासवर्ड है और ये स्क्रीन का फील्ड है। तो अगर जो यूज़र ने स्क्रीन पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, अगर वो फाइल में मिल रहा है तो हम पासवर्ड भी चेक करें कि पासवर्ड भी वही है कि इक्वल, जो चेंज से हमने निकाला है अगर वो इक्वल है तो। और एक चीज़ और चेक करें कि यूज़र टाइप ई है। तो ये 3 कंडीशन है कि पहला रिकॉर्ड मिलना चाहिए, पासवर्ड सेम होना चाहिए और एम्प्लॉयर टाइप ई है। तो उस केस में हम डब्ल्यू अंडरस्कोर यूजर टाइप में ई स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, ये जस्ट एक शॉर्ट वे है कि यहाँ पे आप बस इसको ई सेट कर दोगे डब्ल्यू अंडरस्कोर यूजर टाइप पे। सेकंड सिनेरियो है कि रिकॉर्ड मिल रहा है, पासवर्ड इक्वल है बट यूजर टाइप एम है, तो उस केस में हम सेट कर देंगे एम। डब्ल्यू अंडरस्कोर जो हमारा वर्क फील्ड है उसको हम सेट कर देंगे एम पे। अदर कंडीशन में क्या करेंगे, इसको आई पे सेट करेंगे। आई का मीनिंग हो जाएगा हमारा इनवैलिड। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको एंड एस एल करना है। एंड एस एल करने के बाद में रिटर्न कर देंगे उस वेरिएबल को जो हमने बनाया था, जो है डब्ल्यू अंडरस्कोर यूजर टाइप। तो इसको रिटर्न कर दिया यहाँ से और फिर आई एन एल आर को ऑन कर दिया। जैसे ये सेपरेट प्रोग्राम होता है प्रोसीजर, तो यहाँ पे आई एन एल आर ऑन करना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से बस वो वेरिएबल को रिटर्न कर जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब जैसे ही अब ये क्या होगा, जैसे ही हम वहाँ से उसको कॉल करेंगे तो ये यूज़र नेम पासवर्ड लेके आएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, ये इसको रिसीव हो रहा है अपने, जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाएगी इसके पास। वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद में सिंपल उस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करके वेरीफाई कर रहे हैं। अगर मैनेजर है, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय यूज़र टाइप सेट कर देंगे जो वर्क फील्ड है, और मैनेजर है तो मैनेजर सेट करेंगे, अदरवाइज इनवैलिड सेट करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इतना करने के बाद में हम इसको सेव करेंगे और सेव और एग्जिट के लिए फाइल करेंगे। अब जैसा कि हमने ये मॉड्यूल बना, हाँ, प्रोसीजर बनाया तो इसको हमें मॉड्यूल की तरह कंपाइल करना होगा। तो मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, 15 ऑप्शन लेके आपको एंटर हिट करना है और इसको वाई कर देना है। ठीक है, तो ये अब अपना मॉड्यूल बन गया, ये मॉड्यूल बन गया। सेकंड जो मेन प्रोग्राम था उसका भी मॉड्यूल बनेगा, 15 से मॉड्यूल बन गया, दोनों मॉड्यूल बन गए। अब हम क्या करते हैं, एक CRT-PGM कमांड में इन दोनों मॉड्यूल को अटैच करते हैं, उससे एक CRT-PGM से एक प्रोग्राम बनता है और उस प्रोग्राम को फिर हम, जब मेन जो प्रोग्राम होगा कॉलिंग प्रोग्राम वो होगा। ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ प्रोग्राम, ये मैंने एक CL राइट किया हुआ है इसके लिए, इसके अंदर मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लीव लीव MNGSR है, इसको हमने मॉड्यूल बनाया। फिर हमने चेक यूज़र का मॉड्यूल बना दिया। फिर हमने शो DSP का मॉड्यूल बनाया। तो ये 3 जो मॉड्यूल है वहाँ पे हमने CL में बना दिया उनको। फिर CRT-PGM कमांड रन करी और उसके अंदर हमने तीनों को अटैच कर दिया, और फिर बाद में हमारा जो मेन प्रोग्राम, हमने मेन PGM नाम से इसको बनाया था, तो मेन PGM बन गया और उसको कॉल करवा दिया। ठीक है, तो CL में ये चीज़ें हो रही हैं। इसको अभी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि हमने अभी तक 2 मॉड्यूल बनाए हैं, चेक यूज़र और लीव MNGSR। जब सारे मॉड्यूल्स बन जाएंगे उसके बाद में मैं आपको एक बार मैन्युअली बताऊंगा कि कैसे CRT-PGM के थ्रू हम इन सब मॉड्यूल्स को अटैच करते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में मैंने एक CL राइट किया हुआ है, और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपका पूरा आप चीज़ें डिसाइडेड है कि कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो उसके बाद आप एक CL लिख दो। उससे क्या होगा कि आप बार बार मुझे ये सारे मॉड्यूल्स अटैच नहीं करने पड़ेंगे, बार बार मुझे इसका मॉड्यूल कंपाइलेशन नहीं करना पड़ेगा। उसकी जगह सिंपल मैं क्या करूँगा, एक बार अपना कंपाइलर को कॉल करूँगा, कंपाइल करके और कॉल कर दूंगा, तो ये अपने आप सब चीज़ों का मॉड्यूल बना देगा और अपने प्रोग्राम को कॉल भी कर देगा। ठीक है, तो अभी वापस से अपन इस पे चलते हैं और यहाँ पे चेक यूज़र सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि अब यहाँ पे PR हमने देख ही लिया था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम S1 यूजर नेम और W_S1 यूजर नेम और W_S1 पासवर्ड यहाँ से भेज रहे हैं। फिर वो प्रोसीजर में जा रहा है और उस प्रोसीजर से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है वो हमारे पास W यूजर टाइप पे आ रही है। अब वहाँ से अगर हमारे को E मिल रहा है तो हम एम्प्लॉय के लिए प्रोसेस करेंगे, अगर M मिल रहा है तो मैनेजर के लिए प्रोसेस करेंगे, और अगर I मिल रहा है तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर हमने देख लिया कि जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे और एक एक चीज़ों को ब्रीफ में देखते जाएंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम चेक यूज़र प्रोसीजर को डिज़ाइन करते हैं और अपने प्रोग्राम में उसको कॉल करते हैं। अब हम उसके एक स्टेप आगे का प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम स्क्रीन डिज़ाइनिंग कवर करेंगे और फिर उस स्क्रीन डिज़ाइन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक डिस्प्ले फाइल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, लीव MNG sysd नेम से। इस डिस्प्ले फाइल को आप F6 से ऐड कर सकते हो। उसके बाद में सिंपल आपको यहाँ पे 17 ऑप्शन लेना है। 17 ऑप्शन लेने के बाद में आपको ये एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे हमने लॉगिन पेज का डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद में हम एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे,
रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन 1 लेना है और यहाँ पे रिकॉर्ड का नेम मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 1 लिया, टेस्ट RCD। तो एक ये टेस्ट रिकॉर्ड बन जाएगा। यहाँ पे से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, इनमें से हम जो अभी यूज़ करेंगे अपने स्क्रीन के लिए वो रहेगा रिकॉर्ड। और फिर सिंपल एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद में इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन पे हमारा जो भी स्क्रीन का UI होगा वो यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। अभी के लिए हम इस वाले सोर्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो डिलीट कर रहा हूँ। और जो मेन सोर्स हम यूज़ करने वाले वो है EMP डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डैशबोर्ड। ये एक स्क्रीन है जो डिज़ाइन की हुई है, इसके डिज़ाइनिंग पार्ट देखते हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्शन 12 लेना है इस पर, डिज़ाइनिंग के लिए। अब इस डिज़ाइनिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हेडर पोर्शन, फिर ये मेन स्क्रीन पोर्शन और फिर लास्ट में फुटर पोर्शन। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला देखते हैं हेडर पोर्शन। हेडर पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो यूज़र नेम प्रिंट कर रहे हैं। तो जो भी यूज़र लॉगिन है उस सिस्टम के ऊपर उसका नेम यहाँ पे शो होगा, प्लस जिस प्रोग्राम से ये स्क्रीन आ रहा है वो यहाँ पे आउटपुट फील्ड में उसको प्रोग्राम का नेम शो होगा। और ये हमारी कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन है जिसमें टाइटल डाला है टेक्सचर में, और जो सिस्टम का नेम है वो है लीव मैनेजमेंट सिस्टम। जिस डैशबोर्ड को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो है एम्प्लॉय डैशबोर्ड। और डेट में हमारे पास आएगा करंट डेट और करंट टाइम, टाइम फील्ड में। तो इस नॉर्मल टेक्स्ट को ऐड करने के लिए तो सिंपल आपको कोड के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो एज ए टेक्स्ट स्क्रीन पे शो होगा। इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर फील्ड्स में जो भी कलर हमें सेलेक्ट करना है उसके आगे 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अगर मुझे अभी यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 1 ऑप्शन दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा फील्ड का कलर चेंज हो जाएगा। मूवमेंट के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अगर मेरे को राइट साइड मूव करना है तो मैं राइट एंगुलर ब्रैकेट से इस टेक्स्ट को राइट में मूव करूँगा, और लेफ्ट हैंड मूव करना है तो प्लेस होल्डर पोजिशन तक लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट से लेफ्ट साइड में मूव होगा। ठीक है। और साथ में अगर आपको मूव करना है तो यहाँ पे आपको हाइफन देके नेक्स्ट जहाँ भी पेस्ट करना है उसको इक्वल लिख के एंटर हिट करना है तो ये वहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इससे आप पोजीशनिंग करोगे अपने टेक्स्ट फील्ड की। अब जो यहाँ पे हमने डेट टाइम यूज़ किया है वो फंक्शन से आ रहा है। तो डेट के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार डेट, और टाइम के लिए यूज़ करेंगे स्टार टाइम। इन दोनों फील्ड्स को हम प्रोग्राम से पॉपुलेट नहीं करेंगे, ये डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम का डेट टाइम फेच करेगा। यहाँ पे जो यूज़र है उसको भी हम फंक्शन की थ्रू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार यूज़र और एंटर प्रेस करना है। तो ये यूज़र फील्ड है और ये भी ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट होगा। यहाँ पे हमने एक आउटपुट फील्ड बनाया है जो है प्रोग्राम नेम। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल लिखना प्लस ओ और जितनी भी लेंथ रखनी है उस फील्ड की वहाँ पे लेंथ पैरेंथेसिस में पास करके एंटर हिट करेंगे। तो ये आउटपुट फील्ड बन गया। जो भी हम फील्ड डिक्लेयर करेंगे उसमें कुछ नेम असाइन करना होता है। तो यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर पर क्वेश्चन मार्क प्रेस करके एंटर हिट करना है। यहाँ हमारे इस फील्ड का नेम रखा है हमने S1 prog नेम। तो ये इंडिकेट करेगा कि स्क्रीन 1 का प्रोग्राम नेम है। और ये जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल हमने कोड में लिख के टेक्सचर में लिखा और उसका कलर चेंज करा वाइट में। उसी तरह से सेकंड जो टेक्स्ट लाइन है उसका कलर येलो सेट किया है और थर्ड वाले का डिफ़ॉल्ट है टर्किश। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो हमने कवर किया। अभी वो है हेडर का। अब हम मेन पोर्शन देखते हैं। मेन पोर्शन में ये जो 2 लाइन है वो जस्ट एक UI पर्पस के लिए है। तो उसको लिए आपको करना क्या है, सिंपल एक सिंगल कोट लगा के जितने भी लाइन की लेंथ होगी उतने स्पेसेस एंटर करके एंटर क्लोज करना है कोट को और सिंपल एंटर हिट करना है। फिर यहाँ पे आप एस्ट्रिक लोगे और इसमें से डिस्प्ले एट्रीब्यूट पे ऑप्शन मिलेगा हमें एक रिवर्स इमेज का RI। वहाँ पे सिंपल आपको Y प्रेस करना है और एंटर हिट कर देना है। जैसे Y एंटर हिट होगा तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन हमें शो होने लगेगी। तो उसी तरह से मैंने यहाँ से इस पोजीशन से एंड पोजीशन तक एक स्पेस की लाइन ऐड करी और उस पर रिवर्स इमेज इंडिकेटर ऑन किया है। तो जिससे ये इस तरह से UI दिखेगा। ये जस्ट एक यूज़र को लाइन दिखाने के लिए हमने इस पर इनपुट किया है और कोई इसका पर्पस नहीं है। उसके बाद में जो सेकेंड लाइन है वहाँ पे हम एक हेडिंग दिखा रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। तो उसके लिए मैंने सिंपल सिंगल कोट में हम मल्टीपल हाइफन्स लेंगे, उसके बीच में जो भी टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट देंगे और फिर वापस से हाइफन से उसको क्लोज कर देंगे। तो ये भी एक UI पर्पस के लिए हमने एक हेडिंग दी है एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ पे हम शो करा रहे हैं एम्प्लॉय ID आउटपुट फील्ड में, लीव्स अवेल्ड आउटपुट फील्ड, और फिर एक और हेडिंग हमने यहाँ पे इनपुट किया वो है लीव बैलेंस का। तो यहाँ पे अर्न लीव शो होगी, ये सभी फील्ड आउटपुट फील्ड में। कैजुअल लीव शो होगी और फिर हम एक थर्ड हेडिंग दो यहाँ पे शो हो रही है वो है डेट रेंज।
इसमें हम फ्रॉम डेट लेंगे और टू डेट लेंगे। फ्रॉम डेट, टू डेट और लीव टाइप के लिए रेडियो बटन यूज़ किया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेगा यूज़र, वो या तो ईएल सेलेक्ट कर पाएगा या सीएल। उन दोनों में से जो भी सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे जो भी यूज़र अपनी लीव अप्लाई कर रहा है वो लीव अप्लाइड होगी। तो ये सब इसमें से, ये जो लास्ट के फ्रॉम डेट, टू डेट और लीव टाइप है वो इनपुट फील्ड है, बाकी सभी आउटपुट फील्ड है। तो इन हर आउटपुट फील्ड को कुछ नेम असाइन किया हुआ है। तो नेम चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क से देखेंगे। तो यहाँ पे नेम मिला है E1 EMP ID, एम्प्लॉय आईडी के लिए। उसी तरह से यहाँ पे मिलेगा E1 लीव अवेल्ड, यहाँ पे मिलेगा लीव अर्न लीव, E1 EL बैलेंस, तो ये अर्न लीव बैलेंस को शो करेगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा ऑप्शन है E1 CL बैलेंस, यहाँ पे जो कैजुअल लीव है उसका बैलेंस शो होगा। फ्रॉम डेट के लिए हम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन मार्क हिट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा E1 फ्रॉम डेट, और उसी तरह से जो सेकंड फील्ड है टू डेट की, उसमें हमने इनपुट किया है E1 टू डेट। तो यही नेमिंग जो है कन्वेंशन है वो हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर अपना डेटा इन फील्ड्स में पॉपुलेट करने के लिए। और ये जो रेडियो बटन है ये हम डायरेक्ट सोर्स में टाइप करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा E1 SEL LEV सेलेक्ट लीव। ठीक है, इसके लिए जस्ट आपको ये नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करके रखना है, और बाकी जो ये वाला पोर्शन है वो हम डायरेक्ट डिस्प्ले फाइल के सोर्स में लिखेंगे, तो उससे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब जो दो इंडिकेटर हमने इस पे सेट किए हुए हैं जिससे ये हाईलाइटेड दिख रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे एस्टेरिक प्रेस करना है फ्रॉम डेट के आगे, यहाँ से डिस्प्ले एट्रीब्यूट पे वाई करना है, और यहाँ पे हमने दो इंडिकेटर यूज़ किए हैं। एक तो रिवर्स इमेज, जो जब भी कोई एरर जनरेट होगा इस डेट पे तो ये हाईलाइट हो जाएगा उससे, और एक हमने यूज़ किया पीसी है पोजीशन कर्सर। जब भी किसी फील्ड में एरर जनरेट होगा तो वो उसका कर्सर उसी पोजीशन पे मूव हो जाएगा। और इसको जो इंडिकेटर अलॉट किए हैं वो है 90। तो एरर जब भी आएगा तो हमें दोनों चीज़ एक साथ ऑन करना है, रिवर्स इमेज और पोजीशन कर्सर, तो इसलिए कॉमन इंडिकेटर लिया है इसमें 90 का। उसी तरह से टू डेट में भी यही सेम एट्रीब्यूट्स हमने सेट किए हुए हैं, तो उसको चेक करने के लिए एस्टेरिक प्लस करना है, डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स पे वाई, और यहाँ पे आप हमने रिवर्स इमेज और पोजीशन कर्सर सेलेक्ट किया है। इस बार इंडिकेटर हमने यूज़ किया 91। तो जैसे ही 91 इंडिकेटर प्रोग्राम में कोई ऑन करेगा तो ये दोनों फील्ड हाईलाइट हो जाएगी, रिवर्स इमेज और पोजीशन कर्सर टू डेट के लिए। ये था मेन स्क्रीन। अब हम देखते हैं फुटर पोर्शन। फुटर में हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक लाइन ऐड करेंगे, जैसे ऊपर ये रिवर्स इमेज के साथ किया था उसी सेम पर्पस प्रोसेस से हम इसको भी ऐड करेंगे। फिर हमने एक आउटपुट फील्ड रखा है मैसेज के लिए, तो उसमें हम लिखेंगे +O, और फिर जितनी भी लेंथ है उसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस फील्ड का नेम चेक करने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ डालते हैं। यहाँ पे लिखा है S1 एरर मैसेज, जो भी मैसेज जनरेट होगा एरर के टाइम पे वो इसमें हम पॉपुलेट करेंगे। और फिर लास्ट में दो इंडिकेटर के लिए हमने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाला यूज़र के लिए, जो है F3 एग्जिट और F12 कैंसिल। तो सिंपल इसको इस तरह से आप कोट में लिखोगे जो भी आपका टेक्स्ट है, और उसको कलर चेंज करने के लिए हम या तो एस्ट्रिक से कलर चेंज कर सकते हैं, या शॉर्टकट वे है जिसमें CB लिखेंगे ओवरलैप करते हुए, और फिर उसको एंटर हिट कर देंगे तो वो ओवरलैपिंग से उसका कलर चेंज हो जाएगा, CB। तो ये कलर चेंज हो गया B। तो इस तरह से हम पूरी स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड के लिए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना वो है कि इस पूरी स्क्रीन पे कहीं भी हमें बैक स्पेस प्रेस नहीं करना। बैक स्पेस और डिलीट जैसे ही कोई प्रेस करेगा तो वो पूरा स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाएगा उसका, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। और जब भी आपको कुछ डिलीशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए सिंपल हम D कमांड का यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो बैक स्पेस की जगह मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर पोजिशन पे D लिख के एंटर हिट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा। जब आपका स्क्रीन डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर सेट करने होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे 8, फिर इंडिकेटर्स कीवर्ड पे Y, और यहाँ हमने दो इंडिकेटर यूज़ किया, CF03 जो एग्जिट के लिए यूज़ होगा, CF12 जो कैंसिल के लिए यूज़ होगा। तो फुटर में हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, वही सेम इंडिकेटर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में सिंपल आपको अपने डिस्प्ले फाइल को कंपाइल करना है 14 ऑप्शन से, और जो आपका मेन प्रोग्राम है उसको कंपाइल करना है। तो अभी के लिए मैंने एक CL प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसी को कंपाइल करके प्रोग्राम को कॉल करूँगा। यहाँ पे प्रोग्राम के लिए लॉगिन आईडी डालना है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर या एम्प्लॉय का लॉगिन आईडी डाला है और एंटर हिट किया।
तो ये जो वो स्क्रीन है जो इस तरह से शो हो रही है। अभी आप यहाँ देखो कि यहाँ पे यूज़र नेम शो हो रहा है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ रहा है, डेट टाइम ऑटोमेटिक सिस्टम से आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम नेम, और ये कुछ वैल्यूज़ है जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल का डेटा देख के इसमें पॉपुलेट करा रहे हैं। ये दो डेट रहेगा जहाँ पे यूज़र अपनी फ्रॉम डेट टू डेट पास करेगा, साथ में वो ईएल और सीएल में से एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा और उसी की बेसिस पे उसकी जो लीव है वो डिडक्ट होगी या तो ईएल से या सीएल से। तो अब हम देखेंगे ये रेडियो बटन कैसे ऐड होगा। तो सिंपल आपको डिस्प्ले फाइल में लीव टाइप तक ये ऑप्शन लिख के रखना है। उसके बाद में ये पोजीशन हम आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ कर्सर प्लेस किया तो ये पोजीशन है 1862। तो इस पोजीशन पे हम हमारा रेडियो बटन ऑन ऐड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, डिस्प्ले फाइल पे ऑप्शन 2 लेना है और यहाँ हम जो रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पेज डाउन करेंगे। उस पर्टिकुलर फील्ड पे सिलेक्शन सर्च करना है SEL F4। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर 11.10 पे। तो जो जिस भी पोजीशन पे आपको चाहिए वो पोजीशन यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन डाल रखा है 1962। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, ए लिख के F4 प्रेस करना है पहले। फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है SNG CHC FLD सिंगल चॉइस फील्ड। इसमें हमने नम रो इक्वल्स टू 1 किया तो वो जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो 1 रो में डिवाइड होगा, मल्टीपल रोज में नहीं जाएगा। नेम में हमने डाला EVEN SEL LEV। तो जब भी हम इसको अपने प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे तो वो इसी नेम से एक्सेस होगा। लेंथ रखी इसकी 2, डेटा टाइप में रखा है Y, डेसिमल पोजीशन रखी 0 और यूज़ में रखेंगे B बोथ मोड के लिए। और लाइन जो और पोजीशन जो रहेगा वो रहेगा 19 और 62। तो जिस भी स्क्रीन पे आपको जिस भी पोजीशन पे उसको रखना है तो वहाँ पहले आप कर्सर रख के उसकी पोजीशन चेक करोगे X और Y कोऑर्डिनेट, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन और पोजीशन सेटअप करोगे। इतना करने के बाद में सिंपल एंटर हिट करना है। नेक्स्ट लाइन में हम चॉइस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन में लिखेंगे चॉइस पैरेंथेसिस में 1 और इस तरह से आपको लिखना है सिंगल कोट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट EL। तो ये इंडिकेट करेगा अर्न लीव को। सेम सेकंड चॉइस रखेंगे चॉइस 2, कोट के अंदर रखेंगे CL जो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कैजुअल लीव को। अब ये होने के बाद में सिंपल ये दो लाइन से हमारा रेडियो बटन आएगा पोजीशन नंबर 1962 पे। ये डायरेक्ट यहाँ से हो गया। अब इसको सिंपल कंपाइल करना है फिर से डिस्प्ले फाइल को और एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद में जो आपका आरपीजी, जब भी हम डिस्प्ले फाइल कंपाइल करेंगे उसके जस्ट बाद में आरपीजीएल प्रोग्राम भी कंपाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। तो इसके बाद में आप उस पोजीशन पे अपना कर्सर रख के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 1964 जो हमारा पोजीशन है वहाँ पे वैल्यू मैच हो रहा है। तो ये रेडियो बटन यहाँ पे आ गया। अगर इसको इस जगह पे हमें सेट करना होता तो यहाँ की पोजीशन हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते लाइन और पोजीशन में। तो अभी तक हमने ये देखा कि कैसे हम एम्प्लॉय डैशबोर्ड का स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। अगले पोर्शन में हम देखेंगे कि कैसे इसका लॉजिक राइट होगा, जहाँ पे हम जो भी डेटा पॉपुलेट हो रहा है वो कैसे परफॉर्म होगा, या कोई भी लीव हम डिडक्ट कर रहे हैं तो वो किस रेंज का कैलकुलेशन क्या रहेगा, कैसे उसमें से लीव डिडक्ट होगी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम एम्प्लॉय डैशबोर्ड के लिए स्क्रीन डिज़ाइनिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन डिज़ाइनिंग का हमने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे कैसे हमने उसका डैशबोर्ड डिज़ाइन किया, कौन से उसमें फील्ड डिक्लेयर किया। अब लॉजिक देखने से पहले हम एक फिजिकल फाइल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम अपने लॉजिक के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फिजिकल फाइल मैंने ऐड किया हुआ है EMP लीव DTL। ये फाइल क्या करती है, ये लॉगिन ये फाइल जो रहेगी वो हमारी जो लीव डिटेल है उसको होल्ड करेगी। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम कर देते हैं फिजिकल फाइल फॉर लीव डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे लीव से रिलेटेड जो भी डिटेल होगी एम्प्लॉय की वहाँ पे यहाँ पे वो हमने स्टोर किया हुआ है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसा है। तो सिंपल आपको एक सोर्स ऐड करना है फिजिकल फाइल के लिए, फिर यहाँ पे आपको F4 लेना है R लिख के। F4 आप लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम देना है। मैंने रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम लिया है EMP लीव DTL R जो रिप्रेजेंट करेगा मेरा फाइल नेम, और लास्ट में हमने सफिक्स रखा है R जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक रिकॉर्ड फॉर्मेट है। नेम टाइप में हम रखेंगे R और फिर एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हमने पहली हमारी फील्ड को डिक्लेयर किया है जो है E_EMP ID।
इसकी लेंथ है 8, टाइप है ए अल्फान्यूमेरिक, कॉलम हेडिंग में हमने इसमें नेम असाइन किया एम्प्लॉय आईडी। जैसे एंटर करूंगा नेक्स्ट लाइन आएगी। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, ई अंडरस्कोर लीव अवेल, लेंथ 8, डेटा टाइप एस और डेसिमल पोजीशन 0, कॉलम हेडिंग हो गया लीव्स अवेल्ड। ध्यान रहे जब भी आप कोई न्यूमेरिक या डेसिमल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो उसको हमेशा राइट हैंड साइड से असाइन करें, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है। थर्ड जो फील्ड है वो हमारा है ई अंडरस्कोर ई एल बैलेंस, ई एल बी एल, लेंथ है 4s 0 और कॉलम हेडिंग में डाल दिया ई एल बैलेंस। फिर हमारे पास सी एल बैलेंस, उसी तरह से सेम सी एल बैलेंस रहेगा, ई अंडरस्कोर सी एल बैलेंस, लेंथ 4, डेटा टाइप एस, डेसिमल पोजीशन 0 एंड कॉलम हेडिंग सी एल बैलेंस। उसके बाद में हमने एक की फील्ड रखा है जो है ई अंडरस्कोर ई एम पी आई टी। ये हमारा की फील्ड है, तो जब भी आपको की फील्ड डिफाइन करना है तो आप एक फील्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसको आपको की बनाना है, और यहाँ पे नेम टाइप में उसके आगे के स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक पीएफ हमने डिज़ाइन कर लिया। तो मेन ध्यान रखने वाला बात यही है कि जब भी आप कोई पीएफ डिज़ाइन करें तो इनकी पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। तो आपको सिंपल F4 प्रेस करना है और वहाँ पे जो भी फील्ड्स हैं उनको उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर सेट करना है। ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें देखा कि हमने सभी फील्ड्स के आगे ई अंडरस्कोर रखा है। तो ई अंडरस्कोर रखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में इस फाइल को यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारा एम्प्लॉय डिटेल फाइल से रिट्रीव हो रहा है। ठीक है। ये चाहो तो आप अपने प्रोग्राम में भी प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो, बट हमने पीएफ में ही इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो ये था पीएफ। अब जैसे ही आपका ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाए आप सिंपल अपने पीएफ को कंपाइल कर लोगे। अभी मैं इसको कंपाइल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें मेरा कुछ डेटा स्टोर्ड है। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसका डेटा दिखा देता हूँ। डेटा देखने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे RQ एंटर। तो ये एक हमने इसमें रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, शर्मित लीव्स अवेल 10, EL बैलेंस में 10 और CL बैलेंस में भी 10। ठीक है। तो ये पीएफ जैसे आपको बन जाता है फिर आप UPD DTA कमांड से इसमें एंट्री कर सकते हो, UPD DTA F4, या आप चाहो तो नॉर्मल क्वेरी भी रन कर सकते हो। यहाँ पे हम डाल देते हैं EMP LEV DTL, लाइब्रेरी है शर्मित। ओके। सो अब हम लॉजिक देखेंगे कि किस तरह से एम्प्लॉय डैशबोर्ड में प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है। बट लॉजिक और प्रोग्राम देखने से पहले मैं फिर से एक बार आपको अपना प्रोग्राम कॉल करके उसकी प्रोसेसिंग दिखाऊंगा कि एक्चुअल में एम्प्लॉय डैशबोर्ड स्क्रीन से क्या परफॉर्म हो रहा है, और फिर हम उसके लॉजिक पे डिस्कस करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अपने यूज़र आईडी से लॉगिन करेंगे जो एम्प्लॉय का यूज़र आईडी है। तो मैंने यहाँ पे डाला शर्मित 123। इस पे मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो ये एक एम्प्लॉय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्क्रीन डिजाइनिंग हमने अभी देखी थी कि कैसे इसका स्क्रीन डिजाइन होता है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक लीव अप्लाई करके देखेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इस एम्प्लॉय आईडी हमारे को शो हो रही है, लीव अवेल्ड अभी तक कितनी लीव्स ली है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, अर्न लीव दिखा रहा है, बैलेंस कितना है, कैजुअल लीव का बैलेंस कितना है वो दिखा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इनपुट फील्ड हमारे पास ये है फ्रॉम डेट, टू डेट और लीव टाइप। अब मैं इस पे अगर जैसे ही ब्लैंक पे एंटर हिट करूंगा तो ये मुझे इंडिकेट करेगा कि फ्रॉम डेट इनवैलिड है। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है इनवैलिड फ्रॉम डेट, और ये हाईलाइट भी कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम एक करेक्ट डेट डाल देते हैं। और इसमें हमारे पास फंक्शनैलिटी ये है कि जब हम किसी भी डेट रेंज को अप्लाई करेंगे तो उसके बीच में जितने भी वीकेंड्स आएंगे ये उसको एक्सक्लूड करेगा। ठीक है। अगर डेट के बीच में सैटरडे संडे आता है तो ये उसको एक्सक्लूड करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक डेट रेंज दिखाता हूँ कि हम कौन सा ट्राई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा डेट डिडक्शन होना चाहिए, डेज डिडक्शन। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 19 मई से लेकर 22 मई तक का लीव अप्लाई करेंगे। ठीक है। जिसके बीच में 2 वीकेंड है हमारे यहाँ पे 20 और 21 जो है वो एक्सक्लूड होना चाहिए, सैटरडे संडे 19 टू 22। ठीक है। तो इसको डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मेट 2023 1923 05 और 19। तो ये तो हमारी हो गई पहली डेट फ्रॉम डेट। अब अगर मैं सपोज टू डेट पे एंटर हिट करता हूँ ब्लैंक पे, तो ये मुझे यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि टू डेट इज इनवैलिड। तो यहाँ पे मैं वापस डेट डालूंगा 2023 05 19 to 22। ठीक है। तो ये डेट हो गई। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक पे हिट करता हूँ एंटर, तो ये दोनों डेट तक एक्सेप्ट कर ली, पर ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट द लीव टाइप। तो लीव टाइप भी हमारे को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे हम वो वैलिडेशन भी कर रहे हैं, अगर कुछ भी इनवैलिड डेट डालेंगे तो भी हमारे को एरर देगा इनवैलिड डेट। ठीक है। वो हम फॉर्मेट चेक कर रहे हैं लॉजिक में।
तो मैं यहाँ पे लीव टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ईएल, अर्न लीव। तो मुझे क्या करना है, अपना जो लीव है वो अप्लाई करना है अर्न लीव के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से लीव को डिडक्ट कर देगा और ये लीव अप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में एक्चुअल में देखा जाए तो हमने 19 से लेकर 22 तक का लीव अप्लाई किया है, बट उसमें दो सैटरडे और संडे है, तो वो उन दोनों डेज को एक्सक्लूड करेगा और लीव जो अप्लाई होगी वो खाली 2 डेज की होगी। तो यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। तो अब बैलेंस जो है वो अपडेट हो गया, और जो अर्न लीव में से डिडक्शन हुआ है वो है सिर्फ 2 डेज का। उसका रीज़न यही है कि हमने सैटरडे संडे को एक्सक्लूड किया है अपने डेट रेंज से। ठीक है, और लीव अवेल आप देखोगे अब अपडेट हो चुका है, 14 हो चुका है। तो ये एक फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट की है जहाँ से हम लीव अप्लाई करेंगे और वो लीव को वैलिडेट करेगा पहले फ्रॉम डेट टू डेट को। लीव टाइप भी ये तीनों फील्ड मैंडेटरी है, और उसके बाद में अगर उसमें कोई वीकेंड होगा जैसे सैटरडे संडे होगा ऑफ, तो उस केस में उसको एक्सक्लूड करेगा और सिर्फ उन्हीं डेज के लिए अप्लाई करेगा जब हमारे को लीव वर्किंग डेज पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डेट का और वैलिडेशन चेक करना, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 2023 02 Feb 31, तो ये एक इनवैलिड डेट है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये मुझे इनवैलिड शो करेगा, इनवैलिड फ्रॉम डेट। तो ये एक एम्प्लॉय को स्क्रीन मिलेगी जहाँ से वो अपनी लीव्स को अप्लाई कर सकता है एक डेट रेंज के अंदर। ठीक है, तो इसका अब हम लॉजिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड का जो भी प्रोसेसिंग है उसका लॉजिक किस तरह से लिखा हुआ है, वो हम प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि एक स्क्रीन था जिसको हमने डिज़ाइन किया लॉगिन के बाद में। जब एम्प्लॉय डैशबोर्ड स्क्रीन हम शो करते हैं तो उसका स्क्रीन डिज़ाइनिंग देखी हमने। फिर हमने उसका प्रोसेस देख लिया कि कैसे हम उसका लीव अप्लाई करते हैं, और कुछ फिजिकल फाइल का स्ट्रक्चर भी देखे थे जैसे EMP लीव डिटेल, जो हम इस लॉजिक में यूज़ करने वाले हैं। अब हम पूरा लॉजिक देखेंगे जहाँ पे हम ये सब चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लीव मैनेजमेंट SR प्रोग्राम जो हमारा है उसको ओपन कर रहा हूँ एडिट मोड में। ये इस जो प्रोसेसिंग का टैग है वो है TS02। तो पहले हमने जो देखा था वो था TS01, अब हम देख रहे हैं TS02 के चेंजेस कि हमने TS02 के लिए क्या क्या चेंजेस ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F4 से सर्च करूंगा और वन बाय वन जो लाइन मिलेगी उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक फिजिकल फाइल को डिक्लेयर किया है। इस फिजिकल फाइल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपल लिखना है DCLF, फिर फाइल का नेम आ जाएगा EMP लीव डिटेल, डिस्क कीवर्ड है, और यूजर्स में हमने इनपुट आउटपुट अपडेट मोड में इसको यूज़ करें, ये कीड फाइल है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा। अब हमने ये कुछ वर्क वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे जिसको हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक में यूज़ करेंगे, जिसमें पहला वेरिएबल है W_date वैलिडेशन जो कैरेक्टर 1 है। फिर है W_ नंबर ऑफ डेज जोन 4, W_ लीव डेट जो एक डेट टाइप का है। फिर W_ date 2 जो डेट टाइप का, और एक है W_ लीव डेट नम जोन 80 डे ऑफ वीक लीव स्किप। तो ये कुछ वर्क वेरिएबल है जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ आएंगे, तो इसको हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद में आपको F4 करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा। अब हमने आपको ध्यान होगा कि हमने पहले एक इंडिकेटर डेटा स्ट्रक्चर एरे के थ्रू कुछ नेम असाइन किए थे वेरिएबल्स को, उन्हीं में हमने कुछ और इंडिकेटर ऐड किए हैं जो है TS02 के यहाँ वाले। तो आप देखोगे फ्रॉम डेट RIPC, तो फ्रॉम डेट का जो फील्ड है उस पर वैलिडेशन जब हम कर रहे हैं तो रिवर्स इमेज और पोजीशन कर्सर के लिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। तो 90 इंडिकेटर को जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा फ्रॉम डेट RIPC। उसी तरह से हमने टू डेट के लिए भी किया 91, और फिर हमने एक किया यहाँ पे अपडेट इंडिकेटर नेम से। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। मैं आगे सर्च करता हूँ TS02 के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एम्प्लॉयर डैशबोर्ड का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो देखते हैं हम। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं व्हेन W_यूजर टाइप E। ठीक है, तो ये यहाँ तक की प्रोसेसिंग हम देख चुके थे, स्क्रीन शो कर दिया था हमने, है ना। अब वहाँ से बस हम सेलेक्ट तक देखा था, सेलेक्ट के बाद वाला पोर्शन अब हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि W_यूजर टाइप अगर E है इसका मतलब वो एम्प्लॉय है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे S1 ERR मैसेज को। ये कुछ फील्ड्स हैं जिसको रीसेट करेंगे पहले, इंडिकेटर्स और फील्ड्स। ठीक है, फिर एक लूप चलाएंगे जब तक कि एग्जिट ऑफ है। उस केस में हम क्या करेंगे, एक लोड EMP डेटा प्रोसीजर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं इसको देखते हैं। तो इसको मैं सर्च करूँगा अभी यहाँ से। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इसमें क्या लिखा है, प्रोसीजर टू लोड एम्प्लॉय डेटा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, चेन कर रहे हैं नो लॉक के साथ में। नो लॉक क्यों यूज़ करते हैं कि अगर आप ये फाइल कहीं और यूज़ कर रहे हो तो लॉक की कंडीशन जनरेट ना हो। तो चेन N हमने यूज़ किया,
किस पे, S1 यूजर नेम, S1 क्या है, जो स्क्रीन का फील्ड था, उससे हमने एम्प्लॉय लीव डिटेल फाइल पे चेंज किया। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फाइल फील्ड्स की जो वैल्यूज हैं उनको स्क्रीन फील्ड पे डाल रहे हैं। तो ये स्क्रीन फील्ड है E1 EMP ID, E1 लीव अवेल, E1 EL बैलेंस, E1 CL बैलेंस, इस पे हम फाइल के फील्ड डाल रहे हैं। तो ये फाइल का फील्ड है E_, तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन हम इस तरह से यूज करें कि E_, जो रहेगा फाइल रिप्रेजेंट करेगा और E1 रहेगा वो स्क्रीन फील्ड। ठीक है, जो डेट हमारी कन्वर्जन की नीड थी वहाँ पे हमने इसका कन्वर्जन कर दिया, जैसे यहाँ पे ये डेट थी, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो करा दिया। बस इतना सब पॉपुलेशन करने के बाद में एंड प्रोसीजर कर दिया और ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इस प्रोसीजर पे वापस से हम चलेंगे तो ये क्या करेगा, ये लोड करेगा डेटा। ये प्रोसीजर सिर्फ डेटा लोड करने के लिए। इसको मैं सर्च करूँगा यहाँ पे वापस से। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, S1 प्रोग्राम नेम में एक हार्ड कोडेड वैल्यू जो प्रोग्राम का नेम है वो डाल रहे हैं। तो यहाँ पे डाल दिया लीव MNG sysr। ठीक है, ये प्रोग्राम का नेम हमने डाल दिया जो स्क्रीन पे शो होगा। फिर हमने अपनी स्क्रीन को शो कर दी। तो EXFMT AMP_-B, ये डैशबोर्ड, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड जो स्क्रीन थे उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद में TS02 के लिए हमने क्या किया, रीसेट किया एरर मैसेज को। और यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर किसी ने कैंसिल बटन प्रेस किया है, मतलब किसी ने F12 प्रेस किया है, तो उस केस में पहले तो रीसेट कर देंगे उस वापस से उस इंडिकेटर को और फिर लीव कर जाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब किसी ने कैंसिल नहीं किया, एग्जिट वाले कंडीशन में तो क्या होगा, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और अगर कैंसिल किसी ने किया है तो F12 हो जाएगा और उसके बाद रीसेट करके लीव कर देंगे। अब उसके बाद में हम कर रहे हैं डॉलर वैलिडेट डेट। ठीक है, तो ये देखते हैं वैलिडेट डेट में हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसीजर क्या करता है। इसको हम सर्च करते हैं यहाँ पे वैलिडेट डेट, टॉप पे जाएंगे, यहाँ हमने इसको सर्च किया। तो यहाँ पे हमने वैलिडेट डेट को सर्च किया, तो वैलिडेट डेट नेम से ये वाला प्रोसीजर हमें मिलेगा। इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर टू वैलिडेट डेट रेंज। तो पूरा जो भी मेन प्रोसेसिंग रहेगा डेट से रिलेटेड वो इसी के अंदर परफॉर्म होगा। तो अब मैं यहाँ पे से वापस से टैग पिक कर लेता हूँ और फिर टैग के अकॉर्डिंग हम सर्च करते रहेंगे। ठीक है, मैंने TS0 टैग को पिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सर्च किया तो यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोसीजर में। पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं W_date वैलिडेशन वेरिएबल को। फिर हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट DE का। टेस्ट DE आपको कब यूज़ करते हैं, जब भी आपको डेट को वैलिडेट करना उस केस में। तो इसका हमने सेशन भी बनाया रखा है एक सेपरेट, तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये कैसे यूज़ होता है तो वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे टेस्ट अंडर, इसके बाद में पैरेंथेसिस में आप लिखोगे DE। तो D क्या करेगा, डेट को वैलिडेट करेगा टेस्ट D, और E क्या करेगा, अगर उसमें कोई एरर जनरेट हो रहा है तो वो हम उसको हैंडल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ISO फॉर्मेट के लिए E1 फ्रॉम डेट पे अगर उसमें एरर मिला, इफ परसेंट एरर, तो हम क्या करेंगे, W_date वैलिडेशन पे F डाल देंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो फ्रॉम डेट है उसमें एरर जनरेट हुआ, तो जस्ट उस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे F असाइन कर दिया डेट वैलिडेशन वेरिएबल में। फिर उसके बाद में हमने एंड इफ करा और अब हम चेक कर रहे हैं टेस्ट। इसको मैं अगर नेक्स्ट F4 करूँगा तो इसको हम F4 में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, टेस्ट DE ISO E1 टू डेट। E1 टू डेट में क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे फिर से टेस्ट DE की हेल्प से, और यहाँ पे वही ISO फॉर्मेट में चेक करना है। अगर एरर मिला और एंड W_date वैलिडेशन ब्लैंक है, उस केस में सिर्फ हम इसको T करेंगे। T इंडिकेट क्या करेगा, W_ वैलिडेशन में T इंडिकेट करेगा कि टू डेट में एरर है। और ब्लैंक वाली कंडीशन इसलिए देख रहे हैं कि अगर पहले कोई एरर जनरेट हुआ तो उसका कंसिडर करने के लिए, है ना। तो ये लॉजिक है कि इफ परसेंट एरर एंड W_date वैलिडेशन इक्वल्स टू ब्लैंक है, तो उसी केस में सिर्फ हम इसको T में मूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे मूव करते हैं। अब उसके बाद में हम चेक करें कि इफ E1 फ्रॉम डेट is greater than E1 to date and E1 from date does not equals to star zeros and E1 to date does not equals to star zero, ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस केस में हम W_date वैलिडेशन में डालेंगे I रिप्रेजेंट करेगा इनवैलिड को। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे कंडीशन। तो ये कुछ वैलिडेशन है बेसिक से, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ E1 select leave equals to star zeros and
डब्ल्यू अंडरस्कोर डेट वैलिडेशन इक्वल्स टू ब्लैंक, तो उस केस में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम डेट वैलिडेशन वेरिएबल में डाल देंगे आर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको आर मूव कर देंगे अगर सिलेक्शन लीव सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, रेडियो बटन का एरर है तो वो आर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये सब हो गया। इसमें जस्ट हमने क्या किया, एक जो फ्लैग वेरिएबल है एक तरह से डब्ल्यू अंडरस्कोर डेट वैलिडेशन, उसमें हमने ये सब इंडिकेटर्स ये सब वैल्यूज को असाइन कर दिया, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरर आएगा और क्या उस पर ऑप्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ से हम सेलेक्ट बटन स्टार्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट हमने स्टार्ट किया, सेलेक्ट के बाद में हम चेक कर रहे हैं व्हेन डब्ल्यू अंडरस्कोर डेट वैलिडेशन एफ, अगर एफ है तो क्लियर करेंगे INDS। ये मैं दिखाता हूँ क्या ये प्रोसीजर। तो इसको सर्च करोगे आप, ये बॉटम पे जाके हम इसको सर्च कर लेते हैं ऊपर, क्लियर INDS। ये वाला जो रूटीन, ये वाला जो प्रोसीजर क्लियर INDS, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम डेट RIPC और टू डेट RIPC को जस्ट रीसेट कर रहे हैं। तो ये रीसेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे सारे इंडिकेटर रीसेट हो जाएंगे अगर एफ है। फिर हम क्या करेंगे, एरर मैसेज में डालेंगे इनवैलिड फ्रॉम डेट, और फिर इसको फ्रॉम डेट RIPC को ऑन कर देंगे। तो ये रिवर्स इमेज और पोजीशन कर्सर ऑन हो जाएगा फ्रॉम डेट के लिए। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में क्या चेक करना है कि अगर डेट वैलिडेशन T है तो उस केस में फिर से हम इंडिकेटर क्लियर करेंगे, मैसेज डालेंगे इनवैलिड टू डेट, और फिर RIPC ऑन करेंगे टू डेट के लिए और क्लियर कर देंगे A1 टू डेट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो इनवैलिड डेट है वो टू डेट इनवैलिड है। ठीक है, थर्ड सिनेरियो में हम चेक कर रहे हैं आई, अगर क्लियर, आई में भी हम क्लियर करेंगे, हर वैलिडेशन में हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले इंडिकेटर्स को क्लियर करेंगे, फिर मैसेज डालेंगे इनवैलिड डेट रेंज, तो ये रेंज के लिए था। ठीक है, इनवैलिड डेट रेंज हो गया, क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो हमने आई डाला वो इनवैलिड डेट रेंज हो गया, क्लियर करेंगे फ्रॉम डेट टू डेट। फिर हम चेक कर रहे हैं डब्ल्यू अंडरस्कोर डेट वैलिडेशन अगर आर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे इंडिकेटर्स को सभी, और S1 एरर मैसेज में डालेंगे प्लीज सिलेक्ट लीव टाइप, क्योंकि अगर यूजर ने लीव सेलेक्ट नहीं किया तो हम उसमें प्रोसीड नहीं करने देंगे उसको। अदर वाली कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, सारे इंडिकेटर क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अदर में तभी वो आएगा जब उसमें एरर नहीं होगा। और फिर हम एक प्रोसीजर कॉल करेंगे डब्ल्यू अंडरस्कोर कैलकुलेट लीव्स, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लीव का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये सब उसी प्रोसीजर में हो रहा है जो हमने अभी स्टार्ट किया था। इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर टू कैलकुलेट लीव्स, यहाँ क्या कर रहे हैं, DCL प्रॉक लिख के हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया, डब्ल्यू अंडरस्कोर कैलकुलेट लीव्स, डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज में हमने डाला परसेंटेज डिफरेंस, डिफरेंस बिल्ट इन फंक्शन का यहाँ यूज़ करेंगे। अगर पर्सन डेट ऑफ इवन टू डेट, जैसा कि हमारा स्क्रीन पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल था, ये वाला स्ट्रिंग फील्ड था, तो इसको हम पहले डेट में कन्वर्ट करना है। इसका और टू फ्रॉम डेट और टू डेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं डेज में, तो ये थर्ड पैरामीटर मैंने डाला डेज +1 कर रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा नंबर ऑफ डेज। क्या किया हमने, डिफरेंस बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से टू डेट और फ्रॉम डेट में डिफरेंस निकाला नंबर ऑफ डेज में, और उसमें +1 कर दिया। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ डेज। फिर हम चेक कर रहे हैं लाइन नंबर 216 पे कि डब्ल्यू अंडरस्कोर लीव डेट में हम परसेंट, डब्ल्यू अंडरस्कोर लीव डेट में हम डाल रहे हैं फ्रॉम डेट, कन्वर्ट करके फ्रॉम डेट हमने डाल दिया। ये लॉजिक कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर हम एक लूप चला रहे हैं जब तक कि हमारा नंबर ऑफ डेज, ये अपने ऊपर देखा, ये था डब्ल्यू अंडरस्कोर लीव डेट। ठीक है, फिर डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज जब तक इक्वल नहीं है 0 के, तो एक लॉजिक रन करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लीव डेट नंबर इक्वल परसेंटेज ऑफ डेसिमल लीव डेट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डे ऑफ वीक। अब हम डे ऑफ वीक निकालेंगे। डे ऑफ वीक निकालने के लिए सबसे बेस्ट लॉजिक ये रहेगा आपके लिए कि आप सबसे पहले परसेंटेज रिमाइंडर यूज़ करेंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे डब्ल्यू अंडरस्कोर लीव डेट नम का, और ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की हुई है इसका, तो इसको डी के साथ में आप लिखोगे, एज इट इज़ आपको लिखना होगा ये लॉजिक। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकलेगा डेज में, और फिर उसका रिमाइंडर हम लेंगे 7 के हेल्प से। यहाँ पे आप देखोगे पहले हमने डेज का डिफरेंस निकाल लिया, फिर हमने 7 से उसका 7 डाला हमने उसको रिमाइंडर के सेकेंड पैरामीटर में। तो उसके बाद में जब ये चेक करेगा कि डे ऑफ वीक अगर 5 है या 6 है, तो इसका मीनिंग है कि वो सैटरडे या संडे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है लीव कैलकुलेशन के लिए। 5 और 6 हुआ मतलब वो संडे है, तो उस केस में हम लीव स्किप में +1 कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये 0 है, तो अगर सैटरडे संडे आएगा तो वो उतनी बार उसको लीव स्किप को ऐड ऑन करता जाएगा। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने डेज जो है हमें स्किप करने हैं।
फिर हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू अंडरस्कोर लीव डेट में डाल रहे हैं डब्ल्यू अंडरस्कोर लीव डेट प्लस डेज 1, तो इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे 1। और डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज में डालेंगे डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज -1। ये क्यों कर रहे हैं, ये लूप रन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो लीव डेट में तो ऐड कर दिया +1, अगर स्किप हो गया तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें निकाल रहे हैं, स्किप, लीव डेट और नंबर ऑफ डेज को इटरेट करने के लिए -1 कर दिया। और फिर यही लूप बार बार चलता रहेगा जब तक हमारा नंबर ऑफ डेज 0 नहीं हो जाता। ठीक है, और फिर ये एंड प्रोसीजर हो जाएगा। अब इसको मैं वापस सर्च करता हूँ उस प्रोसीजर पे, यहाँ तक आ गए हम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलेक्ट E1 सेल लीव इक्वल्स टू 1। अगर सेलेक्टेड लीव 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं E1 EMP ID से एम्प्लॉय लीव डिटेल R फाइल पे। अगर रिकॉर्ड मिल रहा है तो उस केस में डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वही मैंने यहाँ कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले जो हमने कैलकुलेशन किया था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने लूपिंग के चक्कर में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट किया, डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज में डालेंगे डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज माइनस लीव स्किप। तो लीव स्किप भी हमने कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट किया था। तो अब जब फाइनल हम अपडेट करने डेटा तो उस केस में लीव स्किप को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर EL बैलेंस है, ये जो फाइल का फील्ड है इसमें हम डाल देंगे EL बैलेंस माइनस डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज। तो जैसा अगर EL सेलेक्ट किया है किसी यूज़र ने तो फाइल में EL बैलेंस में से जितने भी डेज के लिए हमने लीव अप्लाई की उसको माइनस कर देंगे। फिर हम उसी तरह से लीव अवेल्ड में प्लस कर देंगे, क्योंकि अब जैसे किसी ने 10, किसी के पास अवेलेबल बैलेंस था, अवेल्ड बैलेंस था 10, तो उस केस में अब उसने लीव और ले ली तो 2 लीव अगर उसने लिए तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर हम अपडेट कर देंगे अपने फाइल को EMP लीव डिटेल R, ये हमारे फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट है, और क्लियर कर देंगे लीव स्किप को और एंड इफ कर देंगे। उसी तरह से हम CL के लिए भी करेंगे। CL में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी से उसी फाइल पे अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उस केस में डब्ल्यू अंडरस्कोर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, डेट फ्रॉम डेट और टू डेट में से सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस जो आएगा उसमें +1 कर देंगे। फिर नंबर ऑफ डेज में से लीव स्किप माइनस कर देंगे। और अब यहाँ पे फाइल में CL बैलेंस पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो CL बैलेंस में माइनस ऑफ नंबर ऑफ डेज और अवेल में उसको ऐड कर दिया। फिर करेंगे फाइल को अपडेट और क्लियर कर देंगे लीव स्किप एंड इफ एंड SL क्लियर EMP डैशबोर्ड एंड SL एंड प्रॉक। तो ये इसके साथ में हमारे जो प्रोसीजर था पूरा ये कंप्लीट हो गया वैलिडेट डेट वाला। ठीक है, इसका नेम आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, मैंने सारा प्रोसेस इसी में डाला है, बट वो वैलिडेशन के बाद हम रख रहे हैं इसलिए मैंने इसका नेम जो है प्रोसीजर का वैलिडेट डेट रखा है, क्योंकि इसी में सब कुछ वैलिडेशन कंप्लीट होगा। फिर हम कर देंगे एंड टू के बाद में ये बाहर आ जाएगा और आपका जो एम्प्लॉय डैशबोर्ड का पूरा प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे से कंप्लीट हो गया। जो भी स्क्रीन पे वैल्यूज थी उसको उसने कंप्लीट किया, फाइल अपडेट की और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे TS03 के लिए लॉजिक लिखा हुआ है जिसमें सिर्फ हमने एक प्रोसीजर कॉल किया है, और वो प्रोसीजर कहाँ है कैसे वो हम देखेंगे, पर उससे पहले हम स्क्रीन डिजाइनिंग देखेंगे इसका। अभी तक हमने कितना देख लिया, अभी तक हमने ये देखा कि कैसे एम्प्लॉय डैशबोर्ड में हमने लॉजिक ऐड किया है TS0 टैग के लिए, TS02 टैग के लिए, और वो कैसे लीव कैलकुलेट करता है, कैसे उसमें फाइल को अपडेट होता है, ये सब प्रोसेस हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अपना जो मैनेजर डैशबोर्ड है उसकी स्क्रीन डिजाइनिंग कैसे होती है। फिर उसके लिए कुछ अगर फाइल यूज हो रही है तो वो हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और बाद में इसका मैनेजर डैशबोर्ड का पूरा लॉजिक समझेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से हम एम्प्लॉय डैशबोर्ड के लिए लॉजिक लिखते हैं। अब हम मूव करेंगे मैनेजर डैशबोर्ड के लिए। तो पहले हम स्क्रीन डिजाइनिंग कवर करेंगे और स्क्रीन डिजाइनिंग के बाद में हम उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन डिजाइनिंग से पहले मैं आपको प्रोग्राम कॉल करके वो स्क्रीन दिखाऊंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और फिर हम उसका डिजाइनिंग पार्ट कवर करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को कॉल करता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ अब मैं जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो मैनेजर आईडी है, टैग 123। ठीक है, इस पर मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो ये कुछ इस तरह से मैनेजर डैशबोर्ड हमारे को शो होगा। ठीक है, इस स्क्रीन का डिज़ाइनिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं, फील्ड्स में चेंजेस हैं, वो कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, और ये पूरा पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन अब डिस्प्ले फाइल पे ऑप्शन 17 लेंगे। यहाँ पे एक रिकॉर्ड आपको ऐड करना है, जैसे हमने एम्प्लॉय डैशबोर्ड और लॉगिन पेज के लिए किया था सेम उसी तरह से हम मैनेजर डैशबोर्ड नेम से एक रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे जो ब्लैंक होगा, और फिर उसमें ये डिज़ाइनिंग करेंगे जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। तो 12 ऑप्शन लेके आप उस पर ऐसे डिज़ाइनिंग करोगे।
ठीक है, तो यहाँ भी वही 3 पार्ट हैं, हेडर है, मेन स्क्रीन है और फिर फुटर पोर्शन है। हेडर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन फील्ड्स के बारे में, तो मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो पहला जैसे आप देखोगे, एक हमने नॉर्मल टेक्स्ट रखा है यूज़र, फिर एक ये स्टार यूज़र से हमारा फील्ड बना जो यूज़र नेम को शो करेगा। प्रॉग नेम से हमने एक फील्ड बनाया जहाँ हम प्रोग्राम नेम शो करेंगे। ये एक आउटपुट फील्ड है 10 डिजिट का, 10 कैरेक्टर्स का, और यहाँ पे आप देखोगे इसको हमने नेम दिया है S1 प्रॉग नेम। फिर उसके बाद में ये नॉर्मल टेक्स्ट है, टेक्सचर में लीव मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर डैशबोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिया, डेट एक शो किया। डेट के बाद में हमने यहाँ पे स्टार डेट से उसमें डेट को पॉपुलेट कर दिया सिस्टम वैल्यू से, टाइम, और ये स्टार्ट टाइम से आ गया। ये हो गया हमारा हेडर पोर्शन। अब फुटर में मेन स्क्रीन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ये लाइन बनाई है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक लाइन डिज़ाइन करनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल एक सिंगल कोड स्टार्ट करोगे, कुछ स्पेसेस दे के एंटर हिट करोगे, फिर एस्ट्रिक, और डिस्प्ले एट्रीब्यूट में आप जाके सेलेक्ट कर लोगे रिवर्स इमेज को, RI। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया रिवर्स इमेज। इसके बाद में वो लाइन इस तरह से शो होगी, ठीक है। तो ये हमने शो कर दी, वो वही लाइन हमने यहाँ पे भी शो की हुई है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक हेडिंग दे रहे हैं। तो हेडिंग के लिए आप कोट्स में हाइफन हाइफन लगा के बीच में यहाँ पे सेंटर में लिखोगे एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये एक हेडिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय डिटेल पॉपुलेट कराना है, इसलिए हमने इस तरह से बनाया। फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट है, एम्प्लॉय ID। और यहाँ आप देखोगे इस बार हम जो फील्ड ले रहे हैं वो बोथ मोड में ले रहे हैं, ठीक है। बोथ मोड में लेने का पर्पस यही है कि मैनेजर क्या है, उन चीज़ों को अपडेट भी कर सकता है। तो और मैनेजर के पास अपडेट की अथॉरिटी है, तो उसको यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो शो भी होनी चाहिए, साथ में वो उसको अलाउ होना चाहिए कि वो उसको एडिट भी कर पाए। तो देखते हैं फील्ड्स का नेमिंग क्या रखा है हमने। बोथ मोड में हमने ये रखा है M1 EMP ID, तो मैनेजर एम्प्लॉय ID, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास M1 लीव अवेलेबल लीव का यहाँ पे शो होगा। फिर एक हमने ऐड किया अर्न लीव के लिए M1 EL बैलेंस, और वैसे ही हमने रखा है M1 CL बैलेंस, यहाँ पे CL बैलेंस होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने कोई डेट रेंज नहीं लिया, क्योंकि मैनेजर का पर्पस यही रहेगा कि मैनेजर एक एम्प्लॉय ID यहाँ पे पॉपुलेट करेगा, और उसकी जो भी अवेलेबल डिटेल होगी वो सब इन फील्ड्स में पॉपुलेट हो जाएगी, है ना। और फिर अगर मैनेजर चाहे तो उनमें से किसी भी वैल्यू को अपडेट कर पाएगा। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट दिया है ब्लू कलर के अंदर, जिसमें हमने लिखा प्रेस F6 टू अपडेट डेटा। तो अगर मैनेजर नॉर्मल वैल्यूज पे एंटर हिट करेगा तो वो अपडेट नहीं होगा, उसको अपडेट करने के लिए F6 ही प्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है इस स्क्रीन की, कि F6 जैसे ही मैनेजर प्रेस करेगा तो उस केस में ही हमारा अपडेट कर देगा फाइल को। फिर ये नॉर्मल सेम लाइन हमने वापस से रिपीट करी, और एक ये हमने आउटपुट मैसेज के लिए बनाया फील्ड S1 ERR मैसेज। F3 यहाँ पे एग्जिट के लिए, F12 कैंसिल के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम F12 करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या क्या सेट किए हैं। तो इंडिकेटर्स में हमने यहाँ पे सेट किया है CF03, CF12 और CF06, जिसमें से 03 एग्जिट, 12 है कैंसिल, और 6 है अपडेट के लिए। ये हो गया। अब इसके बाद में सिंपल आपको अपनी डिस्प्ले फाइल को कंपाइल करना है। डिस्प्ले फाइल कंपाइल हो गई, अब हम इसको कॉल करेंगे। जब भी आप डिस्प्ले फाइल कंपाइल कर रहे हो तो आप अपना जो मेन प्रोग्राम है उसको भी कंपाइल करोगे। तो मैंने यहाँ पे CL में सब कुछ लिखा हुआ है कंपाइलेशन के लिए, तो मैं डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ। मैंने इसको कॉल किया। अब यहाँ पे मैं मेरी ID डालूंगा tech123। तो ये इस तरह से हमारे को स्क्रीन शो हो रही है। जो हमने देखा था वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉपुलेट हो गई है। ये वैल्यू जो है वो प्रोग्राम से है, प्रोग्राम नेम वाली, बाकी सब ये फंक्शन से आ रही है, और इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर जैसे अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ यहीं पे कि इसका स्क्रीन का प्रोसेस क्या है, फिर हम डायरेक्टली लॉजिक पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं शर्मित सर्च करता हूँ, जो एम्प्लॉय ID है, तो आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, लीव अवेल्ड कितनी है इसकी, अर्न लीव कितना है इस यूज़र के लिए, कैजुअल लीव कितना है। अब अगर मेरे को इसको अपडेट करना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा, इसको मैं कर देता हूँ 10। मैंने CL को भी कर दिया 10, और अवेल को भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं। अब F6 टू अपडेट, अगर मैं जैसे ही F6 प्रेस करूँगा तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। F12 करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं शर्मित के लिए ओपन करूँगा 1 2 3 से, तो आप देखोगे ये बैलेंस चेंज हो गया इस यूज़र के लिए। तो जैसे ही मैनेजर स्क्रीन से मैनेजर वैल्यूज़ को अपडेट करता है, वो सभी एम्प्लॉयज़ को फिर वही अपडेटेड डेटा शो होगा। तो यहाँ पे देखोगे अर्न लीव चेंज हो गया, कैजुअल लीव, लीव अवेल्ड,
है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर अपनी मैनेजर आईडी के थ्रू उसके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से अपडेट करना चाहता है वो अपडेट कर सकता है। इसमें रिक्वायरमेंट बस हमने ये रखी है कि F6 भी ना वो अपडेट नहीं करेगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक एंटर हिट करूँगा तो ये वापस से प्रीवियस स्टेट पे ही चला जाएगा। एंटर पे ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ F6 प्रेस होगा तभी वो अपडेट करेगा, अदरवाइज वो प्रीवियस वैल्यू पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो हमने अभी देखा, जिसके लिए हमने स्क्रीन डिज़ाइन देख लिया और ये मैनेजर डैशबोर्ड का प्रोसेस रहता है। अब हम इसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हमने मैनेजर डैशबोर्ड की स्क्रीन को डिज़ाइन किया। अब हम क्या करेंगे, हमने साथ में प्रोसेस भी देख लिया था कि कैसे कैसे वहाँ से मैनेजर आईडी से हम कोई एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करते हैं, फिर उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं। अब उसके पीछे जो लॉजिक परफॉर्म हो रहा था वो उस लॉजिक को अब हम देखेंगे। तो मैं मेन प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ, लीव मैनेजमेंट से सार। यहाँ पे हम जो टैग प्रोसेस करेंगे वो है TS03। तो मैं TS03 के चेंजेस आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देखो, पहले तो हमने क्या किया है, एक प्रोसीजर डिफाइन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं जहाँ पे ये सब प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने डाला, प्रोसीजर डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे TCL-PR और प्रोसीजर का नेम मैंने रखा शो MNG, शो मैनेजर, और फिर एंड PR कर दिया। इसमें हम ना कोई पैरामीटर दे रहे हैं और ना ही हम यहाँ से कोई पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए ये ब्लैंक प्रोसीजर है। फिर इसको मैं आगे सर्च करूँगा तो यहाँ पे, यहाँ तक लॉजिक हम देख चुके हैं कि जब एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रोसेसिंग थी वो यहाँ पे हमने कैसे परफॉर्म की थी, और मेन जो प्रोसीजर था वो ये वाला था। अब हम चेक करें कि व्हेन w_user type is m मीन्स मैनेजर, तो उस केस में हम शो MNG कॉल कर देंगे। जस्ट एक ये लाइन हमने ऐड की, बाकी लॉजिक पुराना वाला ही है। तो यहाँ पे शो मैनेजर क्या है, एक प्रोसीजर है, एक्सटर्नल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उसके लिए हमें इसको सेव करके वापस बाहर आना पड़ेगा, और इसके बाद में इसको आप 15 से मॉड्यूल बना सकते हो उसका। और जो मेन शो MNG था वो ये वाला प्रोसीजर है, तो इसका हम देखते हैं लॉजिक। तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट मोड में ओपन किया, शिफ्ट F7 किया, तो यहाँ पे हम जो टैग सेम प्रोसेस टैग यूज़ करेंगे TS03। तो इसको अगर मैं सर्च करके आपको इसका लॉजिक दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को डिक्लेयर किया हुआ है। फाइल है डिस्प्ले फाइल, तो लीव MNG sysd DCLF लीव मैनेजमेंट सिस्टम D वर्क स्टेशन INDDS PGM IND। फिर उसके बाद में हमने एक फ़ाइल डिक्लेयर करी जो है एम्प्लॉय लीव डिटेल फाइल। ठीक है, ये प्रोसीजर का एक सेपरेट प्रोसीजर ही है, सेपरेट प्रोग्राम ही है, इसलिए दोबारा से हमने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया। F4 करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर, इसमें स्क्रीन में जो हमने प्रोग्राम के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर किया हुआ है वो है इंडिकेटर्स का। ठीक है, इंडिकेटर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा है PGM IND। यहाँ पे हमने इंडिकेटर सेट किए हुए हैं 303 के लिए एग्जिट, कैंसिल के लिए 12, फ्रॉम फ्रॉम डेट RIPC के लिए 90, टू डेट RIPC के लिए 91, और अपडेट इंडिकेटर के लिए 6। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हमने सेट कर दिए। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, प्रोसीजर फॉर डिस्प्ले मैनेजर स्क्रीन। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने इसका नेम रखा है शो MNG, जिसको हम वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इसी का PR वहाँ हमने यूज़ किया हुआ था। ठीक है, ध्यान रहे ये नेम एक्सपोर्टेड प्रोसीजर का नेम और आपका सोर्स का नेम सेम नहीं होना चाहिए, वरना वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। इसलिए हमने इस बाहर वाले जो प्रोसीजर का नेम उसका नाम रखा है शो MNG DHB, और यहाँ पे जो प्रोसीजर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम रखा है हमने शो MNG। अब इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो क्या कर रहे हैं हम, DCL proc शो MNG एक्सपोर्ट कर दिया हमने ये प्रोसीजर। इसका मीनिंग है कि एक्सपोर्ट का मीनिंग ये है कि हम इसको बाहर भी प्रोसीजर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो देखे थे वो सारे प्रोसीजर हम इंटरनली यूज़ कर रहे थे, पर ये जो प्रोसीजर है वो बाहर यूज़ होगा। फिर हमने रीसेट किया एग्जिट को, S1 एरर मैसेज को, और फिर एक लूप रन कर रहे हैं जब तक एग्जिट ऑफ है। उसके बाद में हम प्रोग्राम नेम को पॉपुलेट कर रहे हैं। तो शो MNG DSB प्रोग्राम नेम हमने S1 प्रोग्राम नेम में डाल दिया, और फिर हमारी स्क्रीन को शो कर रहे हैं EXFMT की हेल्प से। तो EXFMT MNG DASHP। अब यहाँ पे कैंसिल कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर किसी ने कैंसिल प्रेस किया, तो कैंसिल अगर ऑन है तो उस केस में पहले तो इंडिकेटर को रीसेट कर देंगे और फिर लीव कर जाएंगे लूप को। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम क्या कर रहे हैं, एरर मैसेज को फिर से क्लियर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर किसी ने अपडेट इंडिकेटर को ऑफ है, अगर अपडेट इंडिकेटर ऑफ है तो उस केस में हम डेटा को लोड कर रहे हैं।
ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपडेट इंडिकेटर ऑफ है उस केस में हम लोड डेटा प्रोसीजर है उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। F4 अगर करते हैं, ये हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू वैलिडेट एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ से हम हमारा डेटा जो है वो लोड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, चेन कर रहे हैं एम्प्लॉय लीव डिटेल फाइल पे मैनेजर आईडी, मैनेजर एम्प्लॉय आईडी से। तो M1 एम्प्लॉय आईडी क्या है, जो मैनेजर स्क्रीन से एम्प्लॉय आईडी आ रही है वो है, उसके थ्रू हम चेन कर रहे हैं विद नो लॉक। चेन एन मतलब कि अगर किसी और फाइल, इसमें इस फाइल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो ये लॉक नहीं करेगा उसको, बिना लॉक के इसको रीड कर रहा है। तो चेन किया हमने विद नो लॉक M1 EMP आईडी के साथ में एम्प्लॉय लीव डिटेल फाइल पे। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फाइल फील्ड को स्क्रीन फील्ड पे पॉपुलेट करा रहे हैं। तो E_ से जो फील्ड्स हैं वो फाइल फील्ड्स हैं, इसको हम डाल रहे हैं स्क्रीन फील्ड पे जो है M1 से स्टार्ट। ठीक है, तो लीव अवेल डाल दिया, EL बैलेंस डाल दिया, CL बैलेंस डाल दिया, तो इसी से हमारे को वो स्क्रीन पे डेटा शो होता है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो सिंपल एक मैसेज डाल क्लियर करेंगे मैनेजर डैशबोर्ड को, क्योंकि वहाँ पे उस केस में कोई एरर नहीं होना चाहिए। और फिर एरर मैसेज, कोई भी फील्ड नहीं होगा ना, इसलिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं। और फिर एरर मैसेज S1 एरर मैसेज में हम मैसेज डाल रहे हैं इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी, और फिर ILR को ऑन कर रहे हैं और प्रोसीजर को एंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ऊपर आप चेक करोगे तो ये लोड डेटा तक देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इफ अपडेट इंडिकेटर ऑन, अगर यूजर ने डेटा लोड करने के बाद में अपडेट इंडिकेटर को ऑन किया तो हम यहाँ पे एक रूटीन कॉल करेंगे, प्रोसीजर कॉल करेंगे अपडेट डेटा। इसको कॉल करते हैं, कॉल अगर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर टू अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, DCL प्रोसीजर अपडेट डेटा। यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉय लीव डिटेल पे, फिर से वही उसी आईडी के साथ में M1 EMP आईडी के साथ में। इफ परसेंटेज फाउंड, अगर रिकॉर्ड मिलता है उस फाइल में तो हम स्क्रीन के जो फील्ड्स हैं उनको अपडेट कर देंगे फाइल फील्ड्स पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है, M1 लीव अवेल चला गया E_ लीव अवेल पे, M1 EL बैलेंस पे चला गया E_ EL बैलेंस पे, M1 CL बैलेंस चला गया E_ CL बैलेंस पे, और फिर फाइल को हमने अपडेट कर दिया। यहाँ पे जो ये है वो फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम है EMP LEV DTLR। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, मैसेज डाल, एल्स हम फिर से डैशबोर्ड को क्लियर कर देंगे और मैसेज डाल देंगे इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये और फिर स्टार ILR ऑन करके एंड प्रोसीजर कर दिया। इसको आप ऊपर चेक करोगे, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद में फिर से डेटा लोड कर देंगे, जिससे कि अगर यूज़र को जो अपडेटेड डेटा है वो शो हो जाए। तो वापस से वही लोड डेटा वाला जो प्रोसीजर था अभी हमने देखा था वही कॉल कर दिया, और फिर रीसेट कर दिया अपडेट इंडिकेटर को, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई यूज़र प्रेस करना चाहे उस की को तो वो यूज़ कर सकता है। और एंड ILR ऑन करके प्रोसीजर का एंड कर दिया। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा लॉजिक मैनेजर डैशबोर्ड के लिए। ये हमने सारे लाइंस को देख लिया, और इस कोड के थ्रू ही हमारा जो भी डेटा है वो प्रोसेस होता है मैनेजर डैशबोर्ड के लिए। अब मैं इसको सेव और एग्जिट कर देता हूँ फाइल से। 15 से हम इसका भी मॉड्यूल बना देंगे, मॉड्यूल बन गया। और मेन प्रोग्राम में हमने देखा कि इसी प्रोसीजर को हम यूज़ करें। तो अगर यहाँ TS03 में सर्च करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमने इसका PR डिक्लेयर किया और जस्ट एक प्रोसीजर डाल दिया शो MNG नेम से, जिसको हम कॉल करेंगे और वो प्रोसीजर में जो अभी हमने प्रोसेसिंग देखी वो प्रोसेसिंग होगी और उसी अकॉर्डिंग डेटा यूज़र का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने पूरा मैनेजर का प्रोसेस। तो अब तक हमने सारे चीज़ें कवर कर लिए कि कैसे हम स्क्रीन डिज़ाइनिंग करते हैं, जो भी स्क्रीन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उनका लॉजिक देख लिया। अब हम एक फाइनल डेमो देखेंगे, साथ में मैं एक कोड को आपको एक बार पूरा डिबग करके भी बता दूंगा कि कैसे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है डिबग मोड में। और फिर हम ये लास्ट में देखेंगे कि CL जो हम यूज़ कर रहे हैं उस CL को पर्पस क्या था और ये सभी मॉड्यूल हम वहाँ पे कैसे कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले डेमो। ओके, तो अभी तक हमने पूरे जो भी प्रोसेस थे वो हमने देख लिए हैं कि कैसे हम एम्प्लॉय डैशबोर्ड को प्रोसेस करते हैं, कैसे मैनेजर डैशबोर्ड को प्रोसेस करते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे केस स्टडी का एक फाइनल डेमो लेंगे, जिसमें हमने जो भी स्क्रीन बनाई थी, जो भी प्रोसेस ऐड किया था, उसको मैं एक बार आपको डेमो दूंगा, फिर हम उसको डीबग मोड में चेक करेंगे कि कैसे उसका फ्लो वर्क कर रहा है। क्योंकि अब हम ILE कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एक बार उसका डीबग में भी बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं नॉर्मल फ्लो बता रहा हूँ कॉल करके प्रोग्राम को। तो ये लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे हम हमारा आईडी पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। तो मैं पहले एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ।
यहाँ पे जैसे ही एम्प्लॉय का आईडी लॉगिन होगा तो उसकी जितने भी डिटेल है वो प्री फिल्ड आएगी यहाँ पे, जैसे लाइव यूज़र एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, लीव अवेल्ड शो हो रहा है, अर्न लीव सीएल। ठीक है, तो अब इसको अगर जैसे मैं एक लीव अप्लाई करता हूँ यहाँ से 2023-05 और यहाँ पे हम डाल देते हैं 22। ठीक है, सेम डेट में यहाँ पे भी डाल देता हूँ 05-22 और यहाँ पे अब मैं इसको ईएल पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, वैलिडेशन का तो वही है कि जब भी कोई इनकरेक्ट डेट होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको फैब कर देता हूँ, फैब और 31, तो यहाँ पे ये इनवैलिड डेट फ्रॉम डेट दिखाएगा। वैसे ही सारे फील्ड्स में रिक्वायर्ड वैलिडेशन हमने डाला हुआ है। तो अगर इसको मैं वापस करेक्ट करके ईएल के लिए अप्लाई करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे अर्न लीव में 49 हो गया है और जो लीव अवेल था वहाँ पे 52 हो गया। तो इस तरह से तो यहाँ से हम एम्प्लॉय क्या कर सकता है, लीव को अप्लाई कर सकता है। अब मैनेजर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ से अगर मैनेजर डैशबोर्ड आईडी पे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हम एक कोई भी वैलिड एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी के लिए रॉन्ग देता हूँ तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, पर अगर मैं करेक्ट प्रोवाइड करूँगा तो ये आपका डेटा हमारे को शो कर देगा और इस स्क्रीन से मैनेजर जो है वो अपने डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकता है। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे वापस से 50 पे सेट करना है तो मैं इसको 50 कर दूंगा, यहाँ भी 50 कर दूंगा और अपडेट के लिए हम F6 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही F6 प्रेस होगा तो ये डेटा अपडेट हो गया। अब जब भी एम्प्लॉय अपना आईडी यहाँ से लॉगिन करेगा तो उसको अपडेटेड डेटा ही शो होगा। तो ये था एक फ्लो, बेसिक फ्लो, और एक हमारी जो केस स्टडी का मेन पर्पस था वो हमने देख लिया। अब हम इसको डीबग पे लगाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने सीएल प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो पहला तो मैं आपको सीएल प्रोग्राम कंपाइलर वाला दिखा देता हूँ। तो कंपाइलर वाले में कुछ नहीं है, जितने भी हमने अब तक मॉड्यूल्स बनाए थे उन सबको हम सोर्स के साथ कंपाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंपाइल करने के लिए लिखोगे CRT-RPG-MOD मॉड्यूल के लिए। यहाँ पे जो भी आपके मॉड्यूल की डिटेल है जैसे मॉड्यूल नेम, लाइब्रेरी, सोर्स फाइल लाइब्रेरी, उतना आप पास करोगे। डीबग व्यू में आप डाल देना स्टार सोर्स, तो ये मॉड्यूल जो है वो कंपाइल हो जाएगा सोर्स के साथ। उसी तरह से बाकी मॉड्यूल्स को भी मैंने कंपाइल कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, CRT-PGM कमांड यूज़ करते हैं। तो CRT-PGM लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आप अपने जो भी प्रोग्राम में जो भी मॉड्यूल्स इंक्लूड कर रहे हो वो यहाँ पे अटैच कर दोगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स हमने अटैच कर रखे हैं सभी को, और प्लस यहाँ इस फील्ड पे प्लस करोगे तो वो आपको पूरा लिस्ट दे देगा जो भी हमारे पास अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, हमारे को वो स्पेसेस मिल जाएंगे जहाँ पे हम अवेलेबल मॉड्यूल्स को अटैच कर सकते हैं और उसके उसके बाद में सिंपल हमने प्रोग्राम को कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो CRT-PGM का अगर मैं आपको सेपरेटली भी बता देता हूँ कि अगर हमने 3-4 मॉड्यूल यूज़ किए हुए हैं तो मॉड्यूल्स बन गए। मॉड्यूल को कंपाइल करने का तरीका आपको पता है, यहाँ से 15 से हम सिंपल मॉड्यूल को कंपाइल कर देते हैं। उसके बाद में आपको कमांड यूज़ करनी होती है CRT-PGM। यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है, कोई भी प्रोग्राम नेम जो आप इसको देना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी के लिए दिया है टेस्ट। ठीक है, फिर लाइब्रेरी हम दे देंगे शर्मित 1। मॉड्यूल में यहाँ पे जो एंट्री मॉड्यूल रहेगा, जैसे मेरा mod1 नेम से एक मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ तो यहाँ आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगी और इस फील्ड पे प्लस करके ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने जितने भी मॉड्यूल है, जैसे mod2 भी है मेरे पास तो मैं यहाँ डाल दूंगा mod2 शर्मित 1। ठीक है, इस तरह से जितने भी मॉड्यूल है मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, फिर उसके बाद सिंपल आप एंटर इट करोगे तो वो प्रोग्राम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। मेरे अभी ऑलरेडी mod1 mod2 थे क्रिएटेड, इस वजह से इसने इसको बना दिया है ना। तो जो कंपाइलर नाम से जो हमने सीएल लिखा हुआ है उसमें बस इतना ही कर रहे हैं, हम सभी मॉड्यूल्स को सोर्स के साथ कंपाइल कर रहे हैं। फिर CRT-PGM में एक मेन PGM नाम से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और उस प्रोग्राम में कुछ मॉड्यूल्स अटैच किए और बाद में उसी मेन प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम सिर्फ इतना करेगा, सबको सोर्स से कंपाइल करेगा और फिर बाद में उसका एक CRT-PGM से प्रोग्राम बनाएगा और उसको कॉल कर देगा। ठीक है, अब डिबगर देख लेते हैं। डिबगर में भी यही हो रहा है, सोर्स के साथ सबको कंपाइल किया, फिर हम एंड डिबग कर रहे हैं। एंड डिबग करने का पर्पस ये है कि अगर सपोज किसी ने पहले से उसको डिबग पे लगाया हुआ है तो पहले ये एंड डिबग करेगा। अगर इस केस में कोई भी एरर जनरेट हुई, मान लो किसी ने डिबग नहीं लगाया था, तो उस केस में वो एरर देगा कि इनवैलिड कमांड फॉर दिस मोड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 पे मूव कर जाएंगे और यहाँ पे प्रोसेस 1 पे आते ही क्या करेगा, वो वापस से CRT-PGM कर लेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर एरर आया तो वो ट्रैप करके हम उसको वापस से नेक्स्ट फ्लो पे चले जाएंगे, वो ब्रेक नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे फिर से वो CRT-PGM से प्रोग्राम बनाएगा और उसको डीबग पे लगा देगा और फिर बाद में उसको कॉल करके एंड डीबग कर देगा। ठीक है, तो ये एक फ्लो है हमारा बेसिक सा जिसका हम डीबग पे सेट करते हैं प्रोग्राम को। अब मैं इसको कॉल करके फटाफट आपको डीबग पे एक
शॉर्ट डेमो दे देता हूँ कि डीबग पे ये कैसे वर्क हो रहा है। प्रोसीजर्स हमारे को मेनली देखना है कि प्रोसीजर्स पे हम कैसे डीबग को प्रोसेस करते हैं। तो मैंने डिबगर प्रोग्राम को कॉल किया, ये क्या करेगा, मेरे मेन प्रोग्राम को सोर्स को लगा देगा डीबग पे। अब यहाँ से मैं सेट कर दूंगा BR1, मैंने किया F10। अब इसने कॉल भी कर दिया, मुझे कॉल भी नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने डिबगर में ही कॉल की कमांड डाली हुई थी। अब मैं यहाँ से F10 करूँगा तो ये डू वाइल में आ गया। यहाँ से हमारे को लॉगिन पेज शो हो जाएगा फर्स्ट टाइम। एम्प्लॉय डैशबोर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे पास की। अब आप देखो यहाँ पे सब ये जो भी प्रोसेस है, इसने यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर कॉल किया, उससे इसको यूज़र टाइप मिल गया। यूज़र टाइप में ई मिला तो अब ये ई वाले ब्लॉक पे चला गया। फिर यहाँ से इसने लोड डेटा, अब इस प्रोसीजर का मेरे को फ्लो देखना तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट F10 प्रेस करूँगा तो ये इस प्रोसीजर में ऐड हो जाएगा। सब रूटीन में क्या होता था, वो ऑटोमेटिकली आ जाता था, पर प्रोसीजर में हमारे को शिफ्ट F10 प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेपरेट प्रोग्राम की तरह कंसिडर होता है। और फिर ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस जगह पे आप डेट डाल सकते हो 2023। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रू कंडीशन वाला दिखा रहा हूँ, वैलिडेशन का नहीं दिखा रहा। जस्ट बाद में आपकी नीड हो तो आप लोग अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया 2023/05/23, इसको 222 कर देते हैं। और इस बार लीव अप्लाई कर रहे हैं हम CL के लिए, एंटर रेट किया। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं, ये यहाँ से गया। अब ये वैलिडेट डेट, अब इस पर F10 करूँगा तो इसकी प्रोसेसिंग नहीं दिखाएगा आपको, पर शिफ्ट F10 करूँगा तो इस प्रोसीजर पे चला जाएगा। यहाँ से वो पूरा डेट वगैरह चेक कर रहा है, प्रॉपर जो वैलिडेशन होता है वो चेक हो रहा है यहाँ पे। फिर क्लियर इंडिकेटर वगैरह, कैलकुलेट लीव भी उसने देखो स्किप कर दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे शिफ्ट F10 प्रेस नहीं किया, तो उसने जस्ट उसको प्रोसेस कर दिया पर दिखाया नहीं, है ना। फिर यहाँ से हम अपने फाइल को अपडेट कर दिया क्योंकि हमने EL लिया था तो फाइल अपडेट हो गई। फिर क्लियर कर दिया और ये प्रोसीजर से बाहर आके इसने वापस से डैशबोर्ड को शो कर दिया यूज़र को। ठीक है, तो ये प्रोसेस था एम्प्लॉयड की, जब एम्प्लॉयर लीव अप्लाई करता था तब का। अब हम देखते हैं मैनेजर के लिए। मैनेजर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि हमारा एक्सटर्नल प्रोसीजर है। तो मैंने यहाँ पे tech123 से लॉगिन किया, ये सिंपल जाएगा, चेक करेगा। अब यहाँ पे इसको मिलेगा W_यूज़र टाइप जो है वो मिलेगा M, मैनेजर है। तो यहाँ पे शो मैनेजर पे गया, शिफ्ट F10 किया तो अब आप देखोगे ये मॉड्यूल दूसरे में आ गया। ठीक है, तो इस दूसरे मॉड्यूल में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जो भी था यहाँ पे मैनेजर डैशबोर्ड डाला इसने। इसमें अगर मैं लाइब्रेरी डालता हूँ शर्मित, यूज़र नेम एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला शर्मित, तो ये आ गया यहाँ से। फिर ये प्रोसेस अगर मेरे को देखना तो मैं यहाँ पे शिफ्ट F10 प्रेस करूँगा, ये पूरा प्रोसेस इसने बता दिया। और फिर ये यहाँ तक आके इसने वापस से इसको शो कर दिया, तो ये डेटा ले आया। ठीक है, अब अगर इसको मेरे को अपडेट करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ 50, इसको कर देता हूँ वापस से 50 और F6 प्रेस किया मैंने। F6 प्रेस करते ही ये आ गया नीचे और इसने ये पूरा प्रोसेस कर दिया। लोड डेटा, वापस लोड करेगा डेटा को, शिफ्ट F10 से हमने देखा। और ये इस वे में पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से ये एंड डिफ हुआ, एंड ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं F12 करूँगा तो ये प्रोग्राम को लीव करेगा, INLR ऑन हुआ। और यहाँ से अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो ये सिंपल से प्रोग्राम फ्लो से बाहर आ जाएगा INLR ऑन करके। तो ये मेन जो हमारा मॉड्यूल था वापस उसमें एंटर कर चुका है। और यहाँ पे अब सोर्स मैंने आगे के लिए इसको सेट नहीं किया हुआ था, तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस हमने पूरा देख लिया, किस तरह से हमारा डिबगर वर्क कर रहा है। ये CL प्रोग्राम जो हमने बनाए थे वो देख लिए। आप चाहो तो अपना प्रोग्राम सेपरेट खुद से कंपाइल करके भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा टाइम सेविंग होगा अगर आप कंपाइलर और डिबगर इस तरह से CL बना के रखते हो। तो इसमें क्या है, मेरे को बार बार उनको कंपाइल करने की नीड नहीं है सोर्स के साथ में। तो ये एक टाइम सेविंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जब भी आप ILE से, स्पेशली ILE के साथ जब वर्क कर रहे हो तो ये यूज़ करो, क्योंकि उस केस में हमारे को बार बार सोर्स से कंपाइल करना या CRT-VGM करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है इस बेसिक सी केस स्टडी का कि कैसे एक लीव मैनेजमेंट का पोर्टल हम बना सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय के लिए और डैशबोर्ड के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी। उसको उसके लिए हमने साथ में CL भी यूज़ किया, हमने ILE कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ किए। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस को आप समझ के आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस केस स्टडी को एनहांस भी कर सकते हो। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आप इसको प्रैक्टिस करो। कोड को प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे टैग्स मिलेंगे, आप उस टैग्स के थ्रू कोड को समझ सकते हो कि कैसे TS01 में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, TS02 में क्या हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है।
ठीक है। तो आप इस पूरे सेशन को जब कवर कर लोगे तो आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगा कि एक बेसिक केस स्टडी कैसे डिज़ाइन होती है। तो इसके लिए इस पूरे पोर्शन में इतना ही था। अब नेक्स्ट बार हम किसी और टॉपिक पे केस स्टडी डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।